हेलो एवरीवन, मैं मुस्कान खंडेलवाल AKS सिविल एकेडमी के इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल क्रांति बैच 2.0 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, इस बैच के अंदर हमने स्टार्ट किया था मध्य प्रदेश जीके, जिसमें मैं आप सभी को हिस्ट्री ऑफ मध्य प्रदेश पढ़ा रही हूँ, जिसमें हमने एंशियंट हिस्ट्री कंप्लीट कर चुकी है, मिडाइवल हिस्ट्री का भी आधा पार्ट पढ़ लिया है और आज से हम डायनेस्टीज स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम आज से स्टार्ट करेंगे तोमर डायनेस्टी इन मध्य प्रदेश। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं तोमर डायनेस्टी इन मध्य प्रदेश। इससे पहले हमने मिडाइवल एमपी में क्या क्या चीज़ें पढ़ी। सबसे पहले हमने पढ़ा था मिडाइवल एमपी पे दिल्ली सल्तनत का टाइम पीरियड, है ना। दिल्ली सल्तनत में हमने कौन सी डायनेस्टीज पढ़ी थी? सबसे पहले हमने पढ़ी थी कौन सी डायनेस्टी? स्लेव डायनेस्टी, है ना, जिसे हम गुलाम वंश कहते हैं या ऐबक डायनेस्टी भी कहते हैं, क्योंकि इस डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे? स्लेव ऑफ मोहम्मद गोरी नेम्ड कुतुबुद्दीन ऐबक, जिन्होंने लास्ट पावरफुल किंग ऑफ चंदेल डायनेस्टी, किसे? परमार्दी देव चंदेल को इन्होंने क्या किया था? डिफीट किया था और अपनी डायनेस्टी की इस्टेब्लिशमेंट इन्होंने की थी। उसके बाद इल्तुतमिश फर्स्ट ऐसे सुल्तान हुए जिन्होंने महाकालेश्वर मंदिर पर ना केवल आक्रमण किया बल्कि उसे लूटा भी। उसके बाद हमने बलबन का पढ़ा था कि आयरन एंड ब्लड पॉलिसी के तहत बलबन ने किस पर अटैक किया था? नरवर किंग चहाड़देव, है ना, किस पर? जो कि एक राजपूत किंग थे। तो बलबन की जो ब्लड एंड आयरन पॉलिसी थी वो बेसिकली मेवतीज राजपूत रूलर्स के अगेंस्ट ही थी। वाई? क्योंकि वो दिल्ली वाले रीजन पे क्या करना चाहते थे? कैप्चर करना चाहते थे। उसके बाद हमने पढ़ी थी खिलजी डायनेस्टी इन मध्य प्रदेश। खिलजी डायनेस्टी पे हमने क्या पढ़ा? अलाउद्दीन के आक्रमण। अलाउद्दीन ने आइन उल मुल्क के, है ना, उससे आइन उल मुल्क जो उनका कमांडर था, बेसिकली उनकी हेल्प से उन्होंने क्या किया था? लास्ट पावरफुल जो परमार किंग थे, है ना, उनको उन्होंने क्या कर दिया था? महलक देव। कौन थे वो? महलक देव। तो उन्होंने महलक देव को हरा दिया था और अपना आधिपत्य, है ना, अपना डोमिनेंस जो है वो मालवा वाले क्षेत्र पर इस्टेब्लिश कर लिया था। तुगलक डायनेस्टी हम स्टार्ट पढ़ते हैं वहाँ पे। तो तुगलक डायनेस्टी पे हमने दो इंपॉर्टेंट इंस्क्रिप्शन पढ़े थे। कौन से? एक था बटियागढ़ इंस्क्रिप्शन, जहाँ से हमें गयासुद्दीन तुगलक की इन्फॉर्मेशन मिलती है, और एक हमने पढ़ा था दालचीपुर इंस्क्रिप्शन, जो कि सागर जिले में स्थित है, जहाँ से हमें किसकी इन्फॉर्मेशन मिलती है? अबाउट फिरोज शाह तुगलक की, है ना। उसके बाद फिर हमने इंडिपेंडेंट रूल पढ़ा था, जिसमें हमने दिलावर खान और किनके बारे में पढ़ा था? होशंग सागोरी। देन खिलजी डायनेस्टी में महमूद खिलजी, जिन्होंने अशरफी महल का निर्माण कार्य जो है, कंस्ट्रक्शन जो है वो कंप्लीट कराया था। उसके बाद हमने पढ़ा था क्या? हमने उसके बाद पढ़ा था गयासुद्दीन खिलजी, है ना। उसके बाद जिन्होंने जहाज महल की स्थापना कराई। देन हमने नासिर शाह के बारे में पढ़ा, जिनके समय पे कलियादेह पैलेस, उज्जैन के कलियादेह पैलेस का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? नासिर शाह के समय पे, है ना। उसके बाद फिर लास्ट रूलर हुए, देन बहादुर शाह ऑफ गुजरात ने कैप्चर कर लिया था मालवा वाले क्षेत्र को। देन मुगल्स आए, अकबर के कई सारे एक्सपीडिशंस पड़े, जिसमें उनका लास्ट एक्सपीडिशन था किसके खिलाफ? मीरन बहादुर। असीरगढ़ के मीरन बहादुर के खिलाफ अकबर ने 1601 में अपना अंतिम जो है एक्सपीडिशन किया था, है ना। उसके बाद हमने फारूकी डायनेस्टी पढ़ी थी, है ना, जिनके जो मलिक नसीर हैं, हु एस्टेब्लिश्ड बुरहानपुर? मलिक नसीर। तो मलिक जो है ना, मलिक नसीर है, उन्होंने क्या किया था? बुरहानपुर की स्थापना की थी। अब फ्रॉम टुडे वी हैव विल स्टार्ट फ्रॉम तोमर डायनेस्टी इन मध्य प्रदेश। तो तोमर डायनेस्टी जो है ना, तोमर डायनेस्टी इन मध्य प्रदेश में क्या पढ़ना है? सबसे पहले हम पढ़ेंगे फाउंडर। तो हु इज द फाउंडर ऑफ तोमर डायनेस्टी? वीर सिंह देव तोमर। वीर सिंह देव तोमर। हु इज द फाउंडर? वीर सिंह देव तोमर। ही वॉज द फाउंडर ऑफ तोमर डायनेस्टी। और वीर सिंह देव ने अपना जो कैपिटल है वो कहाँ पे बनाया था? मुरैना वाले रीजन पे। कौन से क्षेत्र पे इन्होंने, है ना, इन्होंने कौन से क्षेत्र में? तो मुरैना वाले क्षेत्र पे, मुरैना को इन्होंने अपना कैपिटल बनाया था। कौन थे फाउंडर? वीर सिंह देव तोमर। किसको इन्होंने अपना कैपिटल बनाया था? मुरैना वाले क्षेत्र को। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट किंग कौन आते हैं? मान सिंह तोमर। कौन आते हैं? मान सिंह तोमर। तो मान सिंह तोमर जो थे वो बेसिकली तोमर डायनेस्टी के ग्रेटेस्ट रूलर, है ना, या मैजेस्टिक किंग, या सबसे प्रतापी शासक। मान सिंह तोमर जो है वो तोमर डायनेस्टी के सबसे प्रतापी, सबसे ग्रेटेस्ट रूलर थे। ही वॉज द मैजेस्टिक किंग ऑफ द तोमर डायनेस्टी। इन्होंने किसकी रचना की थी? मान कौतूहल ग्रंथ की। किसकी रचना की थी? मान कौतूहल की, जो कि एक म्यूजिकल टेक्स्ट है, एक संगीत ग्रंथ है। किसकी? मान कौतूहल, फादर ऑफ ध्रुपद स्टाइल, है ना। इन्हें ध्रुपद शैली का संरक्षक कहा जाता है। ही वॉज नोन एज दी फादर ऑफ ध्रुपद स्टाइल। उसके बाद इनके समय पे एक पोइट थे वृंदावन लाल वर्मा, है ना। उनकी ये रचना अक्सर पूछी जाती है कि हु राइट मृगनैनी। मृगनैनी के जो कवि हैं वो कौन है, लेखक हैं वो कौन है? वो है वृंदावन लाल वर्मा।
इनके दरबार में कौन थे? वृंदावन लाल वर्मा। वृंदावन लाल वर्मा ने मृगनयनी की रचना की थी। उसके बाद बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी और इब्राहिम लोदी, है ना, इन तीनों ने ग्वालियर पर अटैक किया था, जिसमें, है ना, उसके बाद फिर क्या था, जिसमें से जो सिकंदर लोदी हैं उन्होंने 1501 में क्या किया था? ग्वालियर पर आक्रमण किया था। सिकंदर लोदी अटैक्ड ग्वालियर बट नॉट सक्सीडेड। उन्होंने अटैक किया था बट सक्सीड नहीं हुए थे, उन्हें सफलता नहीं मिली थी। क्यों नहीं मिली थी? क्योंकि जो कौन थे? मान सिंह तोमर। मान सिंह तोमर ने अपने बेटे विक्रमादित्य सिंह तोमर, किसे? विक्रमादित्य सिंह तोमर। तो विक्रमादित्य सिंह तोमर को भेजकर और कुछ पैसे देकर क्या करवा दिया था? वापस जो है वो खत्म करवा दिया था इस अटैक को। देन उसके बाद 1505 में सिकंदर लोदी ने वापस से अटैक किया था ग्वालियर पे, है ना। तो उसमें क्या हुआ था? वो हार गए थे। मान सिंह तोमर से सिकंदर लोदी क्या हुए थे? हार गए थे और वहां से वो भाग गए थे। उसके बाद 1517 में इब्राहिम लोदी। सिकंदर लोदी कौन थे? दिल्ली सल्तनत के अंतिम महान शासक। उसके बाद फिर कौन आए? इब्राहिम लोदी, है ना। इब्राहिम लोदी अटैक्ड ग्वालियर एंड किल्ड मान सिंह तोमर। इन्होंने ना केवल ग्वालियर पे अटैक किया बल्कि वहां के किले पर भी कब्जा कर लिया था, और साथ ही साथ इस जो युद्ध में क्या हो गया था? मान सिंह तोमर की मृत्यु हो गई थी। तो क्या पढ़ा? हु इज द फाउंडर ऑफ तोमर डायनेस्टी? वीर सिंह देव तोमर, है ना। वीर सिंह देव तोमर जो है वो फाउंडर थे तोमर डायनेस्टी के। इंपॉर्टेंट किंग मान सिंह तोमर, जिनके समय पे सिकंदर लोदी ने कई बार ग्वालियर पे आक्रमण किया। 1501 में उन्होंने किया था बट वो सक्सीड नहीं हुए। 1505 में किया था, वो हार गए और वहां से चले गए। 1517 में कौन आए? इब्राहिम लोदी, है ना। इब्राहिम लोदी आए। इब्राहिम लोदी ने क्या किया? मान सिंह तोमर को हरा दिया और ग्वालियर पे अपना कब्जा जमा लिया। उसके बाद देन विक्रमादित्य सिंह तोमर fought and participated in first battle of पानीपत on behalf of इब्राहिम लोदी and got killed, है ना। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत किसके किसके बीच में हुई थी? बाबर और इब्राहिम लोदी, है ना। किसके किसके बीच में हुई थी? बाबर और इब्राहिम लोदी। जीत किसकी हुई थी? बाबर की जीत हुई थी, है ना। कब हुई थी बैटल ऑफ पानीपत? फर्स्ट बैटल 21 अप्रैल 1526। 21 अप्रैल 1526 को फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुई, जिसमें जो मान सिंह तोमर के बेटे विक्रमादित्य सिंह तोमर, जब उनकी डेथ के बाद, है ना, उनकी डेथ के बाद क्या हुआ था कि जो इब्राहिम लोदी थे उन्होंने विक्रमादित्य से क्या किया था? जो ग्वालियर का फोर्ट है वो कब्जा कर लिया था, उनसे छीन लिया था, और विक्रमादित्य जो थे वो इब्राहिम लोदी की सेना में शामिल हो गए थे, है ना। इब्राहिम लोदी की सेना में शामिल हो गए और उन्होंने विक्रमादित्य सिंह जो तोमर है उन्होंने इब्राहिम लोदी के बिहाफ पे बाबर से क्या लड़ा था? पानीपत का प्रथम युद्ध, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, जिसमें उनकी हार हुई थी, उनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो विक्रमादित्य सिंह तोमर इब्राहिम लोदी के बिहाफ में फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था, जिसमें इनकी मृत्यु हो गई थी और बाबर की जीत हो गई थी। कब हुई थी बैटल ऑफ पानीपत? पहली 21 अप्रैल 1526 में। उसके बाद लास्ट रूलर आए कौन? रामशाह। इनके समय पे क्या कर लिया था? मुगलों ने कैप्चर कर लिया था, है ना। ये वाला रीजन किसने कैप्चर कर लिया था? मुगल्स ने। ठीक है, लास्ट रूलर कौन थे? रामशाह, जिनके समय पर ग्वालियर वाले क्षेत्र पे मुगलों का जो आधिपत्य है, मुगल डोमिनेंस है, वो हो गया था। देन उसके बाद हम आते हैं कौन सी डायनेस्टी? एक डायनेस्टी कौन सी आती है? गोंड डायनेस्टी, है ना। गोंड डायनेस्टी मतलब कौन से रीजन पे इन्होंने रूल किया होगा? महाकौशल या जो गोंडवाना रीजन है, यहाँ पे किस डायनेस्टी का शासन हुआ करता था? गोंड डायनेस्टी। अब गोंड डायनेस्टी के फाउंडर कौन है? हु इज द फाउंडर ऑफ गोंड डायनेस्टी? यादव राय। यादव राय। हु इज द फाउंडर ऑफ गोंड डायनेस्टी? यादव राय। तो जो यादव राय है वो गोंड डायनेस्टी के फाउंडर है। अब यहाँ के एक इंपॉर्टेंट किंग थे राजा हृदय शाह,
कौन थे? राजा हृदय शाह। तो राजा हृदय शाह के रामनगर इंस्क्रिप्शन, मंडला में जो रामनगर है, तो राजा हृदय शाह के रामनगर इंस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे 54 रूलर्स ने रूल किया था, है ना। अब हृदय शाह के शासनकाल का इंस्क्रिप्शन है, इसलिए उन्हीं के समय तक का होगा। तो रामनगर इंस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग हृदय शाह, है ना, जो हृदय शाह का रामनगर इंस्क्रिप्शन है उसके अकॉर्डिंग टोटल 54 रूलर्स रूल्ड देयर फ्रॉम यादव राय टू हृदय शाह, है ना। तो हृदय शाह के रामनगर इंस्क्रिप्शन से इंफॉर्मेशन मिलती है कि जो गोंड डायनेस्टी है वहाँ पे टोटल कितने राजाओं ने शासन किया था? 54, यादव राय से लेकर के हृदय शाह तक। उसके बाद इस डायनेस्टी के कुछ इंपॉर्टेंट रूलर्स हैं, जिनमें सबसे पहले कौन है? संग्राम शाह, है ना। सबसे पहले कौन है? संग्राम शाह। संग्राम शाह को हम अन्य किस नाम से जानते हैं? इन्हें अन्य किस नाम से जाना जाता है? पुलत्स्य वंशी। पुलत्स्य वंशी। संग्राम शाह को अन्य किस नाम से जाना जाता है? पुलत्स्य वंशी। क्यों जाना जाता है पुलत्स्य वंशी नाम से? बिकॉज ऑफ फोर्ट कंस्ट्रक्शन, क्योंकि पुल्त इसका मतलब होता है फोर्ट। पुल्त इसका मतलब क्या होता है? फोर्ट, है ना, मतलब किला। तो इन्होंने फोर्ट्स का कंस्ट्रक्शन कराया था, फोर्टिफिकेशन कराया था, और फोर्टिफिकेशन करा के, फोर्ट्स का कंस्ट्रक्शन करा के इन्होंने अपने किंगडम की रक्षा की थी, है ना। इन्होंने क्या किया था? अपने किंगडम को सेव किया था बाय कंस्ट्रक्शन ऑफ फोर्ट्स, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? पुलत्स्य वंशी। ऑल्सो नोन एज अहमरदास बाय बहादुर शाह ऑफ गुजरात। बहादुर शाह के बारे में हमने कई सारी चीज़ें पढ़ी थी। एक इम्पॉर्टेंट बैटल पढ़ी थी जो हुमायूं और बहादुर शाह के बीच में हुई थी। कब हुई थी? 1535 में, जिसे हम क्या बोलते हैं? मंदसौर का युद्ध, बैटल ऑफ मंदसौर। किसके किसके बीच में हुई थी? बहादुर शाह ऑफ गुजरात एंड हुमायूं, जो कि मुगल रूलर था, जिसमें हुमायूं ने बहादुर शाह से मांडू वाला क्षेत्र ले लिया था, है ना। मांडू वाले क्षेत्र पे हुमायूं का कब्जा हो गया था। तो अहमरदास जो थे बहादुर शाह गुजरात, है ना, बहादुर शाह गुजरात के जो थे, उन्होंने संग्राम शाह को अहमरदास की उपाधि दी। अब इन्हें 52 गदाधिपति कहा जाता है ना। क्या कहा जाता है? 52 गदाधिपति, क्योंकि इनके पास 52 गढ़ थे, ठीक है, 52 गढ़। तो इन्हें इसलिए क्या कहा जाता है? 52 गदाधिपति। तो क्या किस किस नाम से इन्हें जाना जाता है? फोर्ट, पुल्त, इनके कंस्ट्रक्शन की वजह से क्या? पुलत्स्य वंशी। उसके अलावा इनके पास 52 गढ़ास थे, 52 गढ़ थे, इसलिए इन्हें 52 गढ़ाधिपति कहा जाता है। उसके अलावा गुजरात के बहादुर शाह ने इसे क्या, इन्हें क्या बोला था? अहमरदास। देन उसके बाद इस्टेब्लिश्ड सिंगौरगढ़ सिटी एंड सिंगौरगढ़ फोर्ट। सिंगौरगढ़ कहाँ पे है? सिंगौरगढ़ कहाँ पे है? दमोह वाले क्षेत्र पे, है ना। तो इन्होंने सिंगौरगढ़ सिटी और सिंगौरगढ़ के किले का निर्माण किसने कराया था? सिंगौरगढ़ सिटी और सिंगौरगढ़ का किला किसने बनवाया था? संग्राम शाह ने। इसकी सिंगौरगढ़ सिटी बनाई, सिंगौरगढ़ फोर्ट बनाया, चौरागढ़ फोर्ट, चौरागढ़ फोर्ट। और इन्हीं फोर्ट के कंस्ट्रक्शन की वजह से इन्हें क्या कहते हैं? फोर्ट्स कंस्ट्रक्शन की वजह से कहते हैं पुलत्स्य वंशी, क्योंकि इन्होंने फोर्ट का कंस्ट्रक्शन करा के अपने एम्पायर की रक्षा की थी। तो सिंगौरगढ़ फोर्ट, चौरागढ़ फोर्ट, सिंगौरगढ़ सिटी, साथ ही साथ जबलपुर का बाजना मठ, बाजना मठ, जबलपुर में स्थित बाजना मठ का निर्माण किसने कराया था? जबलपुर में स्थित बाजना मठ का निर्माण करवाया था संग्राम शाह ने। उसके बाद रस रत्न माला, ये किताब का नाम है क्या? रस रत्न माला। रस रत्न माला फर्स्ट संस्कृत पोयम बाय गोंड्स। गोंड डायनेस्टी द्वारा पहला संस्कृत की क्या थी? पोयम, पहली संस्कृत की क्या थी? कविता। तो रस रत्न माला के रचयिता थे। उसके अलावा मेंशन्ड एज पुलत्स्य वंशी, है ना, पुलत्स्य वंशी इन्हें कहा गया है। उसके बाद संग्राम शाह कौन हुए? सबसे प्रतापी शासक, है ना, या सीधा बोले तो एक्चुअल एक तरीके से फाउंडर थे। संग्राम शाह ने क्या क्या इंपॉर्टेंट कार्य करवाए थे? हम क्यों इनको पढ़ रहे हैं? क्योंकि सबसे पहले तो इन्हें 3 अलग अलग नामों से जाना जाता है। सबसे पहले 52 गधाधिपति,
उसके बाद पुलतस्य वंशी, देन बहादुर शाह ऑफ गुजरात ने इन्हें क्या कहा था, अहमद दास कहा था। सिंगौरगढ़ सिटी, सिंगौरगढ़ फोर्ट और चौरागढ़ फोर्ट का इन्होंने निर्माण करवाया। रस रत्न माला की इन्होंने क्या की थी, रचना की थी। इसके अलावा सोने और चांदी के सिक्के भी चलाए थे, है ना। इंट्रोड्यूस्ड गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स, रन गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स भी रन किए थे, है ना। किन्होंने, संग्राम शाह ने। और संग्राम शाह को आइन ए अकबरी और रामनगर इंस्क्रिप्शन दोनों जगह इन्हें मेंशन किया गया है। कहाँ, आइन ए अकबरी और रामनगर इंस्क्रिप्शन, इन दोनों जगह क्या मिलता है, संग्राम शाह के शासन का वर्णन मिलता है ना। कहाँ कहाँ पे, आइन ए अकबरी और रामनगर इंस्क्रिप्शन में। उसके बाद क्या, संग्राम शाह का टाइम पीरियड हुआ। अब संग्राम शाह के दो बेटे थे, है ना। संग्राम शाह के कितने बेटे थे, दो, जिसमें से कौन कौन थे, एक थे दलपत शाह, एक थे कौन, दलपत शाह गोंड, और दूसरे थे चंद्र शाह। संग्राम शाह के कितने बेटे थे, दो बेटे, दलपत शाह और चंद्र शाह। तो दलपत शाह के रूल के बाद, है ना, दलपत शाह की जो है वो जब मृत्यु हो गई थी, कब, अराउंड 1550s, कब, है ना, 1550s के आसपास जब इनकी मृत्यु हो गई थी दलपत शाह की, तो इनकी वाइफ रानी दुर्गावती ने शासन की बागडोर संभाली थी। किसने संभाली थी, रानी दुर्गावती। तो रानी दुर्गावती का टाइम पीरियड कब से कब तक का है रूल का, 1550 टू 1564। रानी दुर्गावती का जो टाइम पीरियड है वो कब से कब तक का है, 1550 टू 1564, है ना, 1550 टू 1564। अब थोड़ा सा चीजें हम क्या देखते हैं रानी दुर्गावती के बारे में, है ना, बिकॉज शी वॉज द मोस्ट पावरफुल क्वीन, शी वॉज दी मोस्ट पावरफुल क्वीन। रानी दुर्गावती के बारे में हम यहाँ पे देखेंगे, कौन थी, गोंड क्वीन, है ना, गोंड क्वीन, गोंड शासिका। उसके बाद इन्होंने कैपिटल शिफ्ट की थी अपनी, क्या शिफ्ट की थी, कैपिटल। तो शिफ्टेड कैपिटल कहाँ से कहाँ शिफ्ट की थी, पहले गोंड डायनेस्टी की कैपिटल क्या हुआ करती थी, सिंगौरगढ़, क्या हुआ करती थी, सिंगौरगढ़, जो कि दमोह वाला क्षेत्र है। उसके बाद इन्होंने कैपिटल कहाँ शिफ्ट कर ली, चौरागढ़, नरसिंहपुर के पास वाला रीजन चौरागढ़, है ना। तो शिफ्टेड कैपिटल फ्रॉम सिंगौरगढ़ टू चौरागढ़। उसके बाद रानी दुर्गावती को हम क्या कहते हैं, अन्य किस नाम से जानते हैं, क्वीन ऑफ ताल्स। मतलब क्वीन ऑफ ताल्स मीन्स तालों की रानी। क्यों कहा जाता है तालों की रानी, क्योंकि इन्होंने बहुत सारे तालों का कंस्ट्रक्शन करवाया था जबलपुर में, जैसे कि रानी ताल, मोती ताल, ताल मीन्स तालाब, चेरी ताल, आधार ताल आदि, है ना, आधार ताल एक्सेट्रा। तो रानी दुर्गावती को हम क्वीन ऑफ ताल्स कहते हैं, है ना, क्वीन ऑफ ताल्स, क्योंकि इन्होंने इंपॉर्टेंट तालों का कंस्ट्रक्शन करवाया था, जैसे कि रानी ताल, मोती ताल, चेरी ताल, आधार ताल एक्सेट्रा। और हर टाइप की वॉर टेक्निक्स में ये, मतलब मैं बोलूँ तो प्रोफिशिएंट थी। द क्वीन वॉज प्रोफिशिएंट इन एवरी टाइप ऑफ वॉर टेक्निक्स, है ना, जिसमें इन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट क्या किए थे, बैटल्स लड़े थे, है ना, जिसमें कौन कौन सी चीज़ें थी। एक तो था बैटल ऑफ कटंगी। कौन सा बैटल था, बैटल ऑफ कटंगी। बैटल ऑफ कटंगी में इन्होंने किसे हराया था, बाज बहादुर, हु वॉज द लास्ट सुल्तान ऑफ मालवा, ठीक है। तो एक इम्पॉर्टेंट बैटल है, मतलब बेसिकली प्रीलिम्स, है ना, प्रीलिम्स के लिए हमें जो चीज़ें याद रखनी है वो इम्पॉर्टेंट बैटल के नाम, वो किसके किसके बीच में हुए, और कुछ इम्पॉर्टेंट बैटल्स के हमें ईयर या डेट याद रखनी होती है। तो एक इम्पॉर्टेंट बैटल इन्होंने लड़ा था, बैटल ऑफ कटंगी, बैटल ऑफ कटंगी, ठीक है, कटंगी का युद्ध 1556 में,
1556 में इन्होंने बैटल ऑफ कटंगी लड़ा, किससे? बाज बहादुर से। किससे लड़ा था इन्होंने बैटल ऑफ कटंगी? बाज बहादुर से। और बाज बहादुर को क्या कर दिया था इन्होंने? डिफीट कर दिया था। बाज बहादुर को इन्होंने हरा दिया था। रानी दुर्गावती डिफीटेड बाज बहादुर एट बैटल ऑफ कटंगी, फॉट बिटवीन बाज बहादुर एंड रानी दुर्गावती इन द ईयर 1556। ओके, अब है ना, अब एक इंपॉर्टेंट बैटल हुई थी, कौन सी? एक इंपॉर्टेंट बैटल है जिसमें रानी दुर्गावती ने खुद को शहीद कर लिया था, जिसे बैटल ऑफ नर्रई वैली, बैटल ऑफ नर्रई वैली। अब इस नर्रई वैली के युद्ध की भी एक कहानी है जो हम कब पढ़ेंगे, है ना? जब हम बघेल डायनेस्टी पढ़ेंगे, तब हमें चीज़ें ज़्यादा क्लियरली और पूरी, है ना, डिटेल समझ में आएंगी। अभी हम यहाँ पे केवल उनके पर्सपेक्टिव में इंपॉर्टेंट बैटल देख रहे हैं, जिसमें एक हमने देखा बैटल ऑफ कटंगी और एक इंपॉर्टेंट हम देखेंगे बैटल ऑफ नर्रई वैली। इसके अलावा इन्हें क्या कहा जाता था? क्वीन ऑफ ताल्स। क्या कहा जाता था इन्हें? क्वीन ऑफ ताल्स, क्योंकि इन्होंने कई सारे तालों का कंस्ट्रक्शन करवाया था, जिसमें इंपॉर्टेंट है रानी ताल, चेरी ताल, मोती ताल, आधार ताल, है ना। तो जो बैटल ऑफ नर्रई वैली हुआ था वो किसके बीच में हुआ था? असफ खान एंड रानी दुर्गावती। रानी दुर्गावती और असफ खान के बीच में क्या हुआ था? बैटल ऑफ नर्रई वैली। अब ये असफ खान कौन थे? असफ खान जो है ना, वो अकबर के टाइम पीरियड पे ना, एक तरीके से मैं बोलूँ अकबर जनरल हुआ करते थे, तो असफ खान गवर्नर थे कारा के, है ना। असफ खान जो है वो कारा के गवर्नर थे, जिन्हें अकबर ने भेजा था, है ना। जिन्हें किसने भेजा था? अकबर ने, है ना। किसने? अकबर ने जिन्हें भेजा था। तो इन्होंने बिना इंफॉर्मेशन गोंड टेरिटरी पे अटैक किया। तो पहले जो गोंड जमींदार हुआ करते थे, वो गोंड जमींदार अपनी रानी के लिए इतने वफादार थे, है ना, कि उनने कभी रानी को कुछ होने ही नहीं दिया। लेकिन कुछ समय बाद एक गोंड जमींदार ने क्या कर दिया? धोखा दे दिया। वन गोंड जमींदार बिट्रेड रानी दुर्गावती, जिसकी वजह से असफ खान की सेना ने रानी दुर्गावती पर अटैक किया। तो वो चौरागढ़ से भागकर जबलपुर वाले क्षेत्र पे आई, है ना, जहां उन्होंने नर्रई वैली वाले क्षेत्र पे खुद को चारों साइड से मुगल आर्मी से घिरा हुआ पाया, है ना। तो इन्होंने क्या किया? आधार सिंह की killed herself by taking dagger of आधार सिंह। Killed herself by taking dagger of आधार सिंह। रानी ने क्या कर लिया? खुद को शहीद कर लिया। अब कब शहीद किया था इन्होंने खुद को? सबसे पहले क्या हुआ था? बैटल ऑफ नर्रई वैली, जिसमें असफ खान, जिन्हें किसने भेजा था? अकबर ने भेजा था। अब क्यों भेजा था ये हम पढ़ेंगे जब हम बघेल डायनेस्टी पढ़ेंगे। तो असफ खान हैं, उन्होंने क्या किया था? रानी दुर्गावती पे अटैक किया था। रानी दुर्गावती चौरागढ़ से आकर कहाँ वाले रीजन पे आई? जबलपुर, जहाँ उन्होंने खुद को चारों तरफ से क्या पाया? मुगल सेना से घिरा हुआ। तो वो आधार सिंह की टैगर लेकर खुद को उन्होंने क्या कर दिया? आत्म शहीद कर दिया, है ना, खुद की जान ले ली, किल्ड हरसेल्फ। अब वो दिन कौन सा था? तो इट वॉज 24 जून 1564। 24 जून 1564। ऑन 24 जून 1564 रानी दुर्गावती किल्ड हरसेल्फ, ठीक है, एट बैटल ऑफ नर्रई वैली। 24 जून 1564 को इसीलिए, है ना, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कौन सा दिवस मनाया जाता है? बलिदान दिवस, क्योंकि रानी दुर्गावती ने क्या दिया था? अपना बलिदान दिया था। तो इस दिन को कौन सा दिवस के रूप में मनाया जाता है? बलिदान दिवस। किस दिन को? 24 जून 1564 को, है ना। और बैटल ऑफ कटंगी में इन्होंने किसे डिफीट किया था? बाज बहादुर को।
ये इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या हुई रानी दुर्गावती के बारे में। किसकी वाइफ थी रानी दुर्गावती? रानी दुर्गावती किसकी वाइफ थी? दलपत शाह, जो कि कौन थे? संग्राम शाह के पुत्र थे। रानी दुर्गावती बेसिकली चंदेला क्वीन थी, है ना, चंदेल डायनेस्टी की क्वीन थी, है ना। किरत सिंह के भाई कौन थे? शालीवाहन। कौन थे? शालीवाहन। कौन थे इसमें? शालीवाहन, है ना। तो कई बार पूछ लिया जाता है कि रानी दुर्गावती के पिता का नाम क्या था, तो रानी दुर्गावती के पिता का नाम था शालीवाहन। रानी दुर्गावती वॉज अ चंदेल प्रिंसेस जिनके पिता का नाम था शालीवाहन। ठीक है। देन वापस से हम अदर रूलर्स देखते हैं। फिर जब रानी दुर्गावती को डिफीट कर दिया किसने? मुगलों ने डिफीट कर दिया। उसके बाद कौन आए रूलर नेक्स्ट? दलपत शाह के भाई। कौन? चंद्र शाह, है ना। दलपत शाह के भाई आए फिर रूल करने। कौन थे जो? चंद्र शाह। चंद्र शाह ने 10 गढ़ास, जो 10 गढ़ थे, वो क्या किया? मुगल्स को दे दिया। 10 गढ़ मुगल्स को देने के बाद इन्होंने क्या किया था? रूल किया था, है ना। गिव 10 गढ़ास टू मुगल एंड रूल्ड इन द रीजन एज अ नेक्स्ट रूलर। तो चंद्र शाह ने क्या किया? 10 गढ़ास किसे दे दिए थे? मुगल्स को दे दिए थे। उसके बाद इन्होंने क्या किया था? यहाँ पे रूल किया था। फिर चंद्र शाह के बेटे कौन हुए? मधुकर शाह। तो मधुकर शाह ने अपने पिता की हत्या कर दी। कहाँ पर? मदन महल के किले में। मदन महल, है ना। मदन महल के किले पे क्या किया? मधुकर शाह ने चंद्र शाह को मार दिया और खुद क्या बन गए? रूलर बन गए। उसके बाद कई अलग अदर रूलर्स आए, है ना, जो कि हमारे लिए उतने इंपॉर्टेंट नहीं हैं, जैसे कि प्रेम शाह। प्रेम शाह के बाद एक इंपॉर्टेंट रूलर आते हैं, कौन? हृदय शाह। कौन आते हैं? हृदय शाह, जिनका अपन ने क्या पढ़ा था? रामनगर इंस्क्रिप्शन। क्या था रामनगर इंस्क्रिप्शन में? रामनगर इंस्क्रिप्शन में हमें पता चलता है कि यहाँ पर गोंड रीजन पे कितने रूलर्स ने शासन किया था। एक ये गढ़मंडला वाले रीजन की अपन बात कर रहे हैं ना, तो और हम गोंड रूलर देवगढ़ के और गोंड रूलर जो है वो खिरला वाले क्षेत्र के भी पढ़ेंगे। तो हृदय शाह के रामनगर इंस्क्रिप्शन से हमें क्या पता चलता है कि यहाँ पर इस रीजन पे कितने शासकों ने शासन किया था? 54, राइट फ्रॉम यादव राय टू हृदय शाह। तो अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देखते हैं किनके बारे में? हृदय शाह के बारे में। कौन से किंग? किंग हृदय शाह। हृदय शाह। तो हृदय शाह के बारे में सबसे पहले तो हमें क्या पता होना चाहिए कि जो रामनगर इंस्क्रिप्शन है, हृदय शाह का है रामनगर इंस्क्रिप्शन। उसके बाद हमें पता होना चाहिए कि इन्हें अन्य किस नाम से जाना जाता था? संगीताधिराज। संगीताधिराज। कौन कौन से ग्रंथों की, कौन कौन सी बुक्स इन्होंने लिखी थी? तो भैया इनकी बुक्स देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट 2 इंपॉर्टेंट बुक्स देखते हैं इनकी। कौन कौन सी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं? एक है हृदय कौतुक। हृदय कौतुक। और एक कौन सी है? हृदय प्रकाश। दोनों किताबें इन्हीं के नाम पे हैं, एक हृदय कौतुक और दूसरी हृदय प्रकाश, है ना। कौन कौन सी किताबों इन्होंने लिखी थी? हृदय कौतुक और हृदय प्रकाश। किस नाम से इन्हें जाना जाता है? संगीताधिराज, है ना। संगीताधिराज की उपाधि इन्हें दी गई थी। उसके बाद इन्होंने गंगा सागर लेक का निर्माण करवाया। कंस्ट्रक्टेड गंगा सागर लेक। कंस्ट्रक्टेड गंगा सागर लेक। इसके अलावा इन्होंने कई महल बनवाए, है ना, मंडला वाले क्षेत्र पे, जैसे रानी महल। उसके बाद मोती महल। मोती महल मंडला के अलावा और कहाँ कहाँ पे हम पढ़ते हैं? एक ग्वालियर का मोती महल भी पढ़ते हैं ना।
तो एक मोती महल हम कहाँ पढ़ते हैं? मंडला में, जिसका निर्माण किसने करवाया था? हृदय शाह ने। और एक मोती महल हम कहाँ पे पढ़ते हैं? ग्वालियर में, जिसका निर्माण किसने करवाया था? दौलत राव सिंधिया ने। किसने? दौलत राव सिंधिया। और मोती महल का निर्माण करवाने के कारण ही दौलत राव सिंधिया को अन्य किस नाम से जाना जाता है? मोती वाला, है ना। अपन सिंधिया डायनेस्टी में ये चीजें देखेंगे। तो हृदय शाह ने रानी महल, मोती महल और राय भगत की कोठी, राय भगत की कोठी, किसका निर्माण करवाया था? रानी महल, मोती महल और राय भगत की कोठी। इसका निर्माण किसने कराया था? गोंड रूलर हृदय शाह ने। उसके बाद हृदय शाह के भी, है ना, अपन यहाँ पे ही देख लेते हैं। हृदय शाह के कितने पुत्र हुए? हृदय शाह के 2 पुत्र हुए, है ना। 2 पुत्र हुए हृदय शाह के, 2 सन्स। कौन कौन से 2 पुत्र हुए? छत्र शाह और हरि सिंह। तो बड़ा बेटा कौन था इनका? छत्र शाह ने शासन किया। उसके बाद हरि सिंह ने शासन किया। हरि सिंह के बाद किसने शासन किया? हरि सिंह के बेटे पहाड़ सिंह ने, है ना। पहाड़ सिंह, हरि सिंह के बेटे किसने? पहाड़ सिंह ने शासन किया। बाद में ये पहाड़ सिंह औरंगजेब की सेना में, औरंगजेब की आर्मी में क्या हो गए थे? शामिल हो गए थे। कहाँ शामिल हो गए थे? औरंगजेब की आर्मी में शामिल हो गए थे ये। कौन? पहाड़ सिंह। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट रूलर आते हैं, कौन? जिन्होंने मंडला के किले का निर्माण करवाया, जिनका नाम था राजा नरेंद्र शाह। राजा किंग नरेंद्र शाह, है ना। कौन से किंग? किंग नरेंद्र शाह। तो किंग नरेंद्र शाह ने क्या करवाया था? मंडला फोर्ट का निर्माण। मंडला फोर्ट, कंस्ट्रक्टेड मंडला फोर्ट, है ना। मंडला फोर्ट का इन्होंने निर्माण करवाया था, मंडला के किले का निर्माण करवाया था। फिर बाद में नरेंद्र शाह के भी 2 पुत्र हुए, महाराज शाह, इन्होंने शासन किया। फिर शिवराज शाह, है ना। तो राजा नरेंद्र शाह ने किसका कंस्ट्रक्शन करवाया? मंडला के किले का। इनके कितने बेटे थे? 2। कौन कौन? महाराज शाह, दूसरे कौन थे? शिवराज शाह, ठीक है। महाराज शाह और शिवराज शाह। शिवराज शाह के बाद फिर एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट किंग आते हैं, निजाम शाह क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इन्होंने मंडला के किले पर राजराजेश्वरी भवन बनवाया था, है ना। क्या बनवाया था? कंस्ट्रक्टेड राजराजेश्वरी भवन। कौन से किले का निर्माण करवाया था इन्होंने? राजराजेश्वरी भवन। तो कंस्ट्रक्टेड राजराजेश्वरी भवन एट मंडला फोर्ट, है ना। अब निजाम शाह इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इनके एक दरबारी कवि थे। कौन थे इनके दरबारी कवि? लक्ष्मी प्रसाद दीक्षित। इनकी ये वाली रचना हमेशा पूछी जाती है ना, लक्ष्मी प्रसाद दीक्षित। लक्ष्मी प्रसाद दीक्षित कौन थे? इनके कोर्ट पोइट थे, जिन्होंने किसकी रचना की थी? लक्ष्मी प्रसाद दीक्षित ने किसकी रचना की थी? गजेंद्र मोक्ष। लक्ष्मी प्रसाद दीक्षित कौन थे? इनके दरबार में कवि थे जिन्होंने गजेंद्र मोक्ष की क्या की थी? रचना की थी। तो निजाम शाह ने क्या बनवाया था? राजराजेश्वरी भवन बनवाया था। कहाँ पे बनवाया था? मंडला के किले पर। मंडला के किले का निर्माण किसने कराया था? राजा नरेंद्र शाह ने। और इनके कोर्ट में लक्ष्मी प्रसाद दीक्षित हुआ करते थे जिन्होंने गजेंद्र मोक्ष की क्या की थी? रचना की थी, है ना। उसके बाद ये हमने कहाँ तक पढ़ लिया? निजाम शाह। अब ये निजाम शाह जो थे, इनकी वाइफ कौन थी? निजाम शाह, है ना। निजाम शाह की वाइफ कौन थी?
निज़ाम शाह की वाइफ थी रानी कमलापति, रानी कमलापति, है ना, जिन्होंने दोस्त मोहम्मद खान को क्या किया था, जब निज़ाम शाह, है ना, जब निज़ाम शाह के जो कौन थे, निज़ाम शाह के जब भतीजों ने चैनपुर वाले क्षेत्र पे, है ना, निज़ाम शाह के भतीजों ने जब चैनपुर वाले क्षेत्र में क्या कर दिया था, निज़ाम शाह को मार दिया था, है ना, मार दिया था, तब रानी कमलापति, कौन, इनकी वाइफ रानी कमलापति ने दोस्त मोहम्मद खान से क्या कहा था कि चैनपुर में जाके उनसे युद्ध करें। और जब दोस्त मोहम्मद खान ने चैनपुर का युद्ध जीत लिया था तो इन्होंने अपनी चैनपुर की जागीर जो है रानी कमलापति ने किन्हें दे दी थी, दोस्त मोहम्मद खान को। और यही दोस्त मोहम्मद खान रानी कमलापति के डेथ के बाद भोपाल जो डायनेस्टी है उसके संस्थापक बने। पढ़ते हैं ना, भोपाल जो राज्य है उसका वास्तविक संस्थापक कौन है, दोस्त मोहम्मद खान, जो कि कौन था, अफगान शोल्डर था मुगल आर्मी का, है ना, अफगानिस्तान के खैबर दर्रे वाले रीजन से आया था, कौन, दोस्त मोहम्मद खान। निज़ाम शाह के जो परिवारजन हैं, जब उनके द्वारा निज़ाम शाह को क्या कर दिया गया, मार दिया गया, तब उनकी वाइफ रानी कमलापति ने क्या किया, दोस्त मोहम्मद खान को अपॉइंट किया कि जाकर वहाँ उनसे युद्ध करे। जब यह युद्ध किसने जीत लिया, दोस्त मोहम्मद खान ने, तो उन्होंने चैनपुर वाले क्षेत्र की जो जागीर है, जो रूल है, वो डोमिनेंस है, वो किसे दे दिया, दोस्त मोहम्मद खान को। अब यही दोस्त मोहम्मद खान जो है वो भोपाल राज्य के क्या बने, वास्तविक संस्थापक। कब, 1724। ये चीज़ें अपन कहाँ पढ़ेंगे फिर से, भोपाल डायनेस्टी में। अभी हमने गोंड से चीज़ें है ना पढ़नी है। अब आते हैं कौन, निज़ाम शाह। निज़ाम शाह के बाद कौन आते हैं, नरहरी शाह। नरहरी शाह, नरहरी शाह। नरहरी शाह के बाद कौन आते हैं, सुमेर शाह। सुमेर शाह। और सुमेर शाह के बाद आते हैं इनके बेटे शंकर शाह। शंकर शाह, जिनके नाम पर छिंदवाड़ा की यूनिवर्सिटी का नाम क्या कर दिया गया, शंकर शाह यूनिवर्सिटी, है ना। तो नरहरी, निज़ाम शाह के बाद कौन, नरहरी शाह। नरहरी शाह के बाद सुमेर शाह, और सुमेर शाह के बाद कौन, शंकर शाह, जिनके नाम छिंदवाड़ा वाले क्षेत्र पे इन्होंने रूल किया। इसलिए क्या है कि शंकर शाह के नाम पर किसका नाम रखा गया, छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी। छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी नेम्ड आफ्टर हिम, शंकर शाह। इन्हीं शंकर शाह के नाम पर छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी का क्या कर दिया गया, नाम रख दिया गया। अब कौन कौन से इंपॉर्टेंट रूलर हमें पढ़ने हैं, है ना, प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव में। तो सबसे पहले हमें याद रखना है संग्राम शाह के बारे में, संग्राम शाह, है ना। उसके बाद हमको पढ़ना है किनके बारे में, रानी दुर्गावती, खास करके वो इम्पोर्टेंट जो दोनों बैटल हैं और बलिदान दिवस। देन आफ्टर हमें पढ़ना है हृदय शाह। हृदय शाह, नरेंद्र शाह। नरेंद्र शाह। नरेंद्र शाह के बाद क्या पढ़ना है हमें, निज़ाम शाह। निज़ाम शाह। इतने रूलर्स हमें गोंड डायनेस्टी में याद रखने हैं, है ना। संग्राम शाह के बारे में हमने पढ़ा, फाउंडर थे, पुलतश वंशी इन्हें कहा जाता था। रानी दुर्गावती के बारे में हमने पढ़ा कि इन्हें क्या कहा जाता था, रानी दुर्गावती को क्वीन ऑफ ताल्स, है ना। रानी दुर्गावती को क्या कहा जाता था, क्वीन ऑफ ताल्स। उसके बाद हमने संग्राम शाह, है ना, संग्राम शाह के बाद हमने रानी दुर्गावती देख लिया। फिर उसके बाद हमने क्या देखा, हृदय शाह। हृदय शाह को संगीताधिराज की उपाधि दी गई थी। हृदय कौतुक, हृदय प्रकाश ग्रंथ की इन्होंने रचना की थी। इन्होंने रानी महल, मंडला का मोती महल और राय भगत की कोठी का निर्माण जो है वो करवाया था। फिर हमने नरेंद्र शाह देखा जिन्होंने मंडला फोर्ट बनवाया। निज़ाम शाह देखा जिन्होंने मंडला फोर्ट पे राजराजेश्वरी भवन का निर्माण करवाया। देन एक चीज़ हम देख लेते, बस ये हमें पता होना चाहिए कि गोंड, जब जो गढ़ मंडला वाला रीजन था ना, गोंड बेसिकली किस रीजन पे रूल कर रहे थे,
है ना, मंडला वाले क्षेत्र पे। लेकिन जब वो मंडला वाले क्षेत्र से डिक्लाइन होने लगे थे, है ना, जब मंडला वाले क्षेत्र पे शासन क्या हो जाने लगा था, कमजोर होने लगा था, तब इमर्ज हुए थे कौन, गोंड, है ना, गोंड रूलर्स ऑफ देवगढ़, गोंड रूलर्स ऑफ देवगढ़। और कौन, गोंड रूलर्स ऑफ खेरला, है ना। तो गोंड रूलर्स ऑफ देवगढ़ और गोंड रूलर्स ऑफ खेरला कब होने लगे थे मर्ज, जब, है ना, कब मर्ज होने लगे थे, जब मंडला के जो गोंड थे उनकी पावर डिक्लाइन होने लगी, उनका शासन कमजोर होने लगा। अब ये गोंड रूलर ऑफ देवगढ़ है, इसमें हमें केवल इंपॉर्टेंट याद होना चाहिए इनके फाउंडर, इनके संस्थापक कौन थे भैया, इनके संस्थापक, इनके संस्थापक थे राजा जाटव। कौन थे, राजा जाटव, है ना। उसके बाद एक पता होना चाहिए हमें, लास्ट रूलर, लास्ट रूलर। तो हु इज द लास्ट रूलर, लास्ट रूलर थे कौन, चांद साहब, चांद सुल्तान, चांद सुल्तान, ये लास्ट रूलर थे, है ना, गोंड रूलर ऑफ देवगढ़ में। अब ये देवगढ़ वाला क्षेत्र जो है वो कहाँ पे है, तो देवगढ़ वाला क्षेत्र कवर करता है छिंदवाड़ा रीजन, बैतूल रीजन, अमरावती रीजन, नागपुर रीजन, है ना। इसके अलावा कुछ है ना डिस्ट्रिक्ट जो है वो महाराष्ट्र के। तो गोंड रूलर ऑफ देवगढ़, इनके फाउंडर कौन थे, है ना। तो गोंड रूलर ऑफ देवगढ़, इनके जो फाउंडर थे वो कौन थे, गोंड रूलर ऑफ देवगढ़ के जो फाउंडर थे वो कौन थे, गोंड रूलर ऑफ देवगढ़, गोंड रूलर ऑफ देवगढ़। इनके फाउंडर कौन थे, इनके फाउंडर थे राजा जाटव। इनके फाउंडर कौन थे, फाउंडर थे इनके राजा जाटव। लास्ट रूलर कौन थे इनके, लास्ट रूलर थे इनके चांद सुल्तान, है ना। लास्ट रूलर कौन थे, चांद सुल्तान। संस्थापक कौन थे, राजा जाटव। लास्ट रूलर कौन थे, चांद सुल्तान। उसके बाद मैंने रीजन बताया कि देवगढ़ में कौन सा रीजन आता है, मध्य प्रदेश का छिंदवाड़ा वाला क्षेत्र। इनफैक्ट देवगढ़ का किला क्या है, देवगढ़ फोर्ट। तो देवगढ़ के किले का निर्माण कहाँ पे कराया गया, छिंदवाड़ा वाले क्षेत्र पे, है ना, छिंदवाड़ा में। तो देवगढ़ वाले जो गोंड थे वो कहाँ पे रीजन रूल करते थे, तो छिंदवाड़ा वाले रीजन पे, बैतूल वाले क्षेत्र पे, अमरावती, अमरावती के बाद कहाँ पे, अमरावती के बाद ये रूल करते थे नागपुर वाले रीजन पे, और कुछ डिस्ट्रिक्ट्स और जो महाराष्ट्र के अंतर्गत आते हैं। मध्य प्रदेश पे छिंदवाड़ा बैतूल वाले रीजन पे। बेसिकली देवगढ़ कहाँ पे है, छिंदवाड़ा में। देवगढ़ का किला कहाँ पे है, छिंदवाड़ा में, है ना। उसके बाद एक है गोंड रूलर ऑफ खेरला। कौन है, गोंड रूलर ऑफ खेरला, खेरला के गोंड रूलर्स। तो इसमें बेसिकली पूछा जाता है कि इनका रीजन क्या था, तो इनका रीजन था बैतूल और छिंदवाड़ा वाला क्षेत्र। खेरला का किला कहाँ है, बैतूल में, है ना। और देवगढ़ का किला कहाँ है, छिंदवाड़ा में, और खेरला का किला कहाँ पे है, बैतूल में। फिर इस तरीके से कई कुछ रूलर्स ने यहाँ पे भी शासन किया, जो कि हमारे प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। प्रीलिम्स के लिए देवगढ़ और खेरला में हमें पता होना चाहिए देवगढ़ और खेरला का किला कहाँ है। इसके अलावा राजा जाटव, जो कि देवगढ़ जो ब्रांच थी उसके फाउंडर थे। उसके अलावा खेरला का किला कहाँ पे है, बैतूल में है। उसके बाद गोंड डायनेस्टी डिक्लाइन होने लगी धीरे धीरे। फिर वहाँ पे है ना मराठाओं का रूल हुआ, देन उसके बाद ब्रिटिशर्स ने कैप्चर कर लिया, और फाइनली 1950 के आसपास इस क्षेत्र को जो है कहाँ मिला दिया गया था, कहाँ पे मिला दिया गया था,
इंडियन यूनियन पे, है ना। तो गोंड डायनेस्टी में हमने क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें देखी हैं? गोंड डायनेस्टी में हमने क्या क्या इंपॉर्टेंट देखा? सबसे पहले वी हैव स्टडीड अबाउट संग्राम शाह, है ना, हु वॉज द फाउंडर। तो संग्राम शाह जो थे वो एक्चुअल फाउंडर थे, उन्हें अमरदास भी कहा गया है। 52 गदाधिपति, सिंगौरगढ़ सिटी, सिंगौरगढ़ फोर्ट और बाजना मठ का निर्माण करवाया। उनके 2 बेटे हुए, दलपत शाह और चंद्र शाह। दलपत शाह की वाइफ रानी दुर्गावती ने उसके बाद क्या संभाली? शासन की बागडोर को उन्होंने संभाला था। देन उसके बाद कई सारे रूलर्स के बारे में हमने पढ़ा था, जिसमें एक इंपॉर्टेंट नाम पड़ा था लक्ष्मी प्रसाद दीक्षित, जो कि निजाम शाह के कोर्ट में थे, जिन्होंने गजेंद्र मोक्ष की क्या की थी? रचना की थी। अब स्टार्ट करते हैं हम क्या? बुंदेल डायनेस्टी, है ना, बुंदेला डायनेस्टी या बुंदेलखंड डायनेस्टी। कौन सी डायनेस्टी अब पढ़ेंगे हम? बुंदेलखंड डायनेस्टी। बुंदेला डायनेस्टी कौन से क्षेत्र पे इन्होंने शासन किया होगा? बुंदेलखंड वाले क्षेत्र पे, है ना। बुंदेला डायनेस्टी का शासन कहाँ पे रहा होगा? मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड वाले क्षेत्र पे। तो फाउंडर कौन थे इस डायनेस्टी के? नॉट रुद्र प्रताप सिंह बुंदेला। रुद्र प्रताप सिंह बुंदेला इज नॉट द फाउंडर ऑफ द डायनेस्टी। सोहन पाल, सोहन पाल वॉज द फाउंडर ऑफ बुंदेला डायनेस्टी, जिनमें उन्होंने अपनी कैपिटल कौन से रीजन को बनाया था? गढ़ाकोटा। कहाँ पे है गढ़ाकोटा? सागर। तो सागर के गढ़ाकोटा रीजन को सोहन पाल, जो कि फाउंडर थे बुंदेल डायनेस्टी के, उन्होंने क्या बनाई थी? अपनी कैपिटल बनाई थी, है ना। क्या बनाई थी उन्होंने? कैपिटल। उसके बाद बुंदेला डायनेस्टी के जो हैं, तो बुंदेल डायनेस्टी को 3 रियासतों में बांटा गया। कितनी रियासतों में? 3 रियासतों में, जिसमें एक कौन सी रियासत थी? एक रियासत थी ओरछा रियासत, है ना। सबके अलग अलग फाउंडर भी हैं। एक थी ओरछा रियासत, दूसरी थी अजयगढ़ या पन्ना रियासत, है ना। उसके बाद कौन सी थी? दतिया रियासत। तो अब ओरछा रियासत जो थी, इनके फाउंडर कौन थे? रुद्र प्रताप सिंह बुंदेला, हु वॉज द फाउंडर ऑफ ओरछा। ओरछा जो रियासत है उसके फाउंडर हैं रुद्र प्रताप सिंह बुंदेला, जिन्होंने 1531 ईस्वी में, 1531 सेंचुरी में क्या बनाया था? ओरछा को अपनी कैपिटल बनाया था, है ना। ये ओरछा रियासत के शासक थे। एज अ ओरछा को कैपिटल बना के इन्होंने क्या किया था? शासन किया था। उसके बाद रुद्र प्रताप सिंह बुंदेला, इन्हें क्या कहा जाता है? मैजेस्टिक किंग। सबसे प्रतापी शासक थे ओरछा के। कौन? रुद्र प्रताप सिंह बुंदेला, ठीक है। अब ओरछा का पुराना नाम क्या था, है ना। 2023 में क्वेश्चन पूछा गया था पीएससी के द्वारा कि चित्रकूट का पुराना नाम क्या था, है ना। चित्रकूट का पुराना नाम क्या था? तो वो था ब्रह्मपुरी। इसलिए अब सिटीज़ का पुराना नाम पूछना, कुछ जो इंपॉर्टेंट सिटीज़ हैं वो भी ट्रेंड हो गया है। तो पुराने, मतलब पुराने समय में ओरछा को किस नाम से जाना जाता था? गंगापुरी। गंगापुरी। इनके समय पे ओरछा को किस नाम से जाना जाता था? क्या बोला जाता था? गंगापुरी। आज भी वहाँ के धार्मिक महत्वों के कारण, है ना, वहाँ के जो इम्पोर्टेंस है, कल्चरल इम्पोर्टेंस के कारण जो है, तो ओरछा को क्या कहा जाता है? मध्य प्रदेश की अयोध्या नगरी। मध्य प्रदेश की अयोध्या नगरी किसे कहा जाता है? ओरछा को। फिर रुद्र प्रताप सिंह बुंदेला जो थे, उन्होंने ओरछा किले का निर्माण शुरू करवाया था, है ना। ओरछा फोर्ट, मैं बोलूँ तो इन्होंने क्या किया था? ओरछा फोर्ट की नींव रखी थी, लेकिन फिर उनकी मृत्यु हो गई थी। तो कौन हुआ? इनके बेटे। इनके बेटे कौन थे? भारती चंद्र बुंदेला, जिन्होंने इनकी मृत्यु के बाद क्या किया? ओरछा किले का निर्माण कार्य जो है वो पूरा करवाया था।
कौन थे ओरछा रियासत के फाउंडर? रुद्र प्रताप सिंह बुंदेला। रुद्र प्रताप सिंह बुंदेला ने क्या किया था? ओरछा फोर्ट का निर्माण कार्य शुरू करवाया था। फिर इनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। तो कंप्लीशन किसने करवाया ओरछा फोर्ट का? भारती चंद्र बुंदेला ने। इसके अलावा इन्होंने रानी महल की भी रचना की थी। किसकी रचना की थी? रानी महल। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट किंग कौन आते हैं ओरछा के? मधुकर शाह बुंदेला। मधुकर शाह बुंदेला, है ना, मधुकर शाह बुंदेला। मधुकर शाह बुंदेला ने ओरछा में 2 इम्पॉर्टेंट टेम्पल्स बनवाई थी। कौन सी 2 इम्पॉर्टेंट टेम्पल्स इन्होंने बनवाई थी? एक तो राम राजा मंदिर, मध्य प्रदेश की एकमात्र जगह है ओरछा जहाँ पर आज भी राम जी को राजा की तरह पूजा जाता है, जहाँ पर राम जी की पूजा आज भी राजा की तरह की जाती है। तो राम राजा मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? किसने करवाया था? मधुकर शाह बुंदेला ने। इनकी वाइफ थी गणेश कुंवारी। इनकी वाइफ कौन थी? गणेश कुंवारी। वो गई अयोध्या, तो वो अयोध्या से राम राजा की मूर्ति लेकर आई थी और फिर इनके जो हस्बैंड थे उन्होंने क्या किया था? राम राजा मंदिर का निर्माण ओरछा पर करवाया था। इसके अलावा चतुर्भुज मंदिर, चतुर्भुज टेम्पल, तो किन 2 मंदिरों का निर्माण मधुकर शाह ने करवाया था? मधुकर शाह ने 2 इंपॉर्टेंट मंदिरों का निर्माण करवाया था। एक था राम राजा मंदिर और दूसरा था कौन सा? चतुर्भुज मंदिर। अब मधुकर शाह के शासनकाल में अकबर ने ओरछा पर अटैक किया, है ना, किसी भी क्षेत्र को नहीं छोड़ा अकबर ने। गोंड्स पर भी अटैक किया। कहाँ वाले रीजन पे अटैक किया था? रानी दुर्गावती पे, है ना। गोंड पर भी अटैक करके कब्जा किया। उसके बाद बुंदेलों पर भी इन्होंने आक्रमण किया। बघेल डायनेस्टी में भी इन्होंने आक्रमण किया था। कहाँ पे? बांधवगढ़ वाले क्षेत्र पे। तो अकबर अटैक एंड किल्ड हिज सन। मधुकर शाह के समय पे अकबर ने सेनापति, अपने सेनापति, कौन थे इनके सेनापति? सादिक खान। सादिक खान, है ना। तो अकबर ने सादिक खान के नेतृत्व में, सादिक खान के अंडर पे क्या किया? अटैक किया था ओरछा में। और मधुकर शाह के, जिसमें क्या हुआ था? मधुकर शाह के बेटे कौन? हारेल शाह। हारेल शाह, जिसमें मधुकर शाह के बेटे हारेल शाह की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। फिर उन्होंने क्या किया था? अपने 2 बेटों को, एक तो राम शाह, दूसरे वीर सिंह देव। तो इन्होंने क्या किया था? राम शाह और वीर सिंह देव के लिए, है ना, शासन इन्होंने बांट दिया था, जिसमें राम शाह को इन्होंने क्या दिया था? ओरछा की जागीर दी थी, है ना, और वीर सिंह देव को इन्होंने दतिया की जागीर दी थी। मधुकर शाह बुंदेला चतुर्भुज मंदिर और राम राजा मंदिर का निर्माण इन्होंने कराया था, है ना। उसके बाद अकबर ने सादिक खान के नेतृत्व में यहाँ पे अटैक किया, जिसमें इनके एक पुत्र हारिल शाह की मृत्यु हो गई। फिर मधुकर शाह भी काफ़ी कमज़ोर होने लगे, है ना, डिक्लाइन होने लगे। उसके बाद, है ना, उन्होंने अपने 2 बेटों के बीच में अपनी जागीरों को बांट दिया, जिसमें से उन्होंने राम शाह को क्या दिया? ओरछा की जागीर, और वीर सिंह देव को क्या दिया था? दतिया की जागीर, है ना। तो इसीलिए बेसिकली जो दतिया रियासत के फाउंडर है वो किसे माना जाता है? वीर सिंह देव को। बाद में इन्होंने भगवान दास को जो है वो वहां का रूल दे दिया था। तो वीर सिंह देव, तो इन्होंने वीर सिंह देव को क्या दिया था? दतिया की जागीर दी थी, है ना। वीर सिंह देव को इन्होंने दतिया की जागीर दी थी। अब ये वीर सिंह देव वही हैं जिन्होंने जहांगीर के कहने पर, है ना, अबुल फजल की हत्या कर दी थी। किन्होंने की थी? वीर सिंह देव बुंदेला। वीर सिंह देव बुंदेला ने अबुल फजल को मार दिया था, है ना। कम किसके कहने पर? जहांगीर के कहने पर। और मतलब इनका टाइम पीरियड किसके कंटेम्प्ररी था? जहांगीर के कंटेम्प्ररी था। और मधुकर शाह का अकबर के कंटेम्प्ररी था। तो जहांगीर के कहने पर इन्होंने किसे मार दिया था? अकबर के जो, है ना, कोर्ट पोइट थे कौन? अबुल फजल, उनकी इन्होंने हत्या कर दी थी। और जब जहांगीर ओरछा आने वाले थे, है ना, जहांगीर कहाँ आने वाले थे? जब ओरछा, तो इन्होंने किसका निर्माण करवाया था? जहांगीर पैलेस, है ना, जहांगीर पैलेस।
जब जहांगीर कहाँ आने वाले थे, ओरछा, तो इन्होंने ओरछा में जहांगीर पैलेस का निर्माण करवाया था उनके सम्मान में, है ना, उनके वेलकम के लिए। किसका निर्माण? जहांगीर पैलेस का। उसके बाद वीर सिंह देव बुंदेला के 2 पुत्र हुए। एक कौन हुआ था? हरदौल सिंह। एक कौन हुए थे? जुझार सिंह, है ना। वीर सिंह देव बुंदेल के 2 पुत्र कौन कौन थे? हरदौल सिंह और जुझार सिंह। तो वीर सिंह देव के बाद जुझार सिंह ने शासन किया था। किसने? जुझार सिंह ने। वीर सिंह देव के बाद ओरछा वाले क्षेत्र पे इन्होंने शासन किया था और इन्होंने अपने भाई हरदौल सिंह को, है ना, शक के आधार पर, शक के चलते जहर देकर मार दिया था, है ना। शक के आधार पर जो है जहर देकर इन्होंने मरवा दिया था। किसे? अपने भाई हरदौल सिंह को। और ओरछा पे इन्होंने शासन किया था। इसके बाद जब मुगल के अटैक्स हुए, इन्होंने मुगल के अगेंस्ट जो है तो अटैक किया था, आक्रमण किया था। तो मुगल्स ने अमर सिंह बघेल, किसे भेजा था इनसे युद्ध करने के लिए? अमर सिंह बघेल, जिन्होंने मुगलों की अधीनता को स्वीकार कर लिया था। हु कैन एक्सेप्टेड द सबऑर्डिनेशन ऑफ मुगल्स। तो अमर सिंह बघेल, जिन्होंने मुगलों की अधीनता को स्वीकार कर लिया था। तो जब जुझार सिंह ने मुगल्स के अगेंस्ट जो है तो क्या किया? आक्रमण किया। तो अमर सिंह बघेल ने क्या किया था? जुझार सिंह की हत्या कर दी थी, है ना। क्या किया था उन्होंने? जुझार सिंह की हत्या कर दी थी। अमर सिंह बघेल, है ना, डिफीटेड और किल्ड किसे? जुझार सिंह बघेल को। उसके बाद कौन से इंपॉर्टेंट किंग आते हैं? उसके बाद एक देवी सिंह बुंदेला आते हैं जिन्होंने शासन किया। उसके बाद फिर कौन आते हैं? पहाड़ सिंह बुंदेला, है ना, जो कि शाहजहां के कंटेम्प्ररी थे वो भी। उसके बाद फिर आते हैं लास्ट इंपॉर्टेंट किंग विक्रमादित्य सिंह बुंदेला। कौन? विक्रमादित्य सिंह बुंदेला। तो विक्रमादित्य सिंह बुंदेला भी एक पावरफुल रूलर थे जिन्होंने किसका निर्माण करवाया था? बलदेवगढ़ के किले का। बलदेवगढ़ फोर्ट, बलदेवगढ़ के किले का निर्माण किसने करवाया था? विक्रमादित्य सिंह बुंदेला ने। कहाँ पर करवाया था? टीकमगढ़ में। और साथ ही साथ इन्होंने बढ़ते मराठा आक्रमणों के चलते, है ना, मराठा एक्सपेडिशंस के चलते इन्होंने कैपिटल कहाँ से कहाँ शिफ्ट कर ली थी अपनी? ओरछा से कहाँ शिफ्ट कर ली थी? टीकमगढ़। कहाँ शिफ्ट कर ली थी इन्होंने? ओरछा से टीकमगढ़ शिफ्ट कर ली थी, है ना। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा बुंदेल डायनेस्टी में? यहाँ के फाउंडर कौन थे? सोहनपाल। कितने भाग में डायनेस्टी को डिवाइड किया गया? 3 पार्ट्स में। ओरछा रियासत, अजयगढ़ या पन्ना रियासत और दतिया रियासत। ओरछा रियासत के संस्थापक रुद्र प्रताप सिंह बुंदेला 1531 ईस्वी में। उन्होंने क्या किया? ओरछा किले का निर्माण कार्य शुरू करवाया। ओरछा किले का निर्माण कार्य जो है वो पूर्ण किसने करवाया? उनके पुत्र भारती चंद्र बुंदेला ने। देन इंपॉर्टेंट किंग कौन है? मधुकर शाह बुंदेला। मधुकर शाह बुंदेला ने क्या किया? राम राजा मंदिर और चतुर्भुज मंदिर का निर्माण करवाया, है ना। उसके बाद उन्होंने राम शाह को ओरछा की और वीर सिंह देव को दतिया की जागीर जो है वो दे दी थी। तो वीर सिंह देव ने क्या किया? दतिया पे रूल किया और वहाँ पर भी कई सारे उन्होंने पैलेसेस का निर्माण करवाया था। जैसे कि सतखंडा महल एक है ना दतिया में। कौन सा महल है? सतखंडा महल, जिसे हम क्या कहते हैं? पैलेस ऑफ 7 स्टोरीज, जिसे हम कहते हैं पैलेस ऑफ 7 स्टोरीज। तो उसका इन्होंने निर्माण करवाया था। जहांगीर के कंटेम्प्ररी थे और जहांगीर के सम्मान में, उनके वेलकम में इन्होंने क्या करवाया था? इन्होंने ओरछा में जहांगीर महल का निर्माण करवाया था। उसके बाद फिर इंपॉर्टेंट किंग कौन है? विक्रमादित्य सिंह बुंदेला, जिन्होंने बलदेवगढ़ के किले का निर्माण करवाया था और कैपिटल ट्रांसफॉर्म की थी, कैपिटल शिफ्ट की थी। कहाँ से कहाँ? ओरछा से टीकमगढ़। टीकमगढ़ में इन्होंने बलदेवगढ़ के किले का निर्माण करवाया था। अब हम आते हैं पन्ना रियासत में, है ना, या फिर अजयगढ़ रियासत में। अजयगढ़ रियासत, तो इस रियासत की जो जिन्होंने नींव रखी थी वो कौन थे? महाराजा छत्रसाल के पिता चंपत राय। कौन?
महाराजा छत्रसाल के पिता थे कौन? चंपत राय। तो अजयगढ़ रियासत की नींव जिसने रखी थी वो कौन थे? चंपत राय। उसके बाद मेजर जो फाउंडर है या एक्चुअल फाउंडर है या ग्रेटेस्ट रूलर पन्ना रियासत का किसे माना जाता है? ये माना जाता है महाराजा छत्रसाल बुंदेला। महाराजा छत्रसाल बुंदेला, ठीक है, महाराजा छत्रसाल बुंदेला। इनके पिता कौन थे? चंपत राय। उसके अलावा इन्हें अन्य किस नाम से जाना जाता है? बुंदेल केसरी या फिर महाबली। बुंदेल केसरी और महाबली, इन्हें दो अन्य नामों से जाना जाता है ना। इन्होंने कवि भूषण को संरक्षण प्रदान किया था। किसे? भूषण को क्या किया था? संरक्षण प्रदान किया था। भूषण कौन बन गए थे फिर इनके? कोर्ट पोइट। कौन थे इनके? कोर्ट पोइट। तो उन्होंने किसकी रचना की थी, है ना? छत्रशल दशक, छत्रशल दशक की रचना की थी। छत्रशल दशक। उसके अलावा भी कुछ अन्य रचनाएं हैं भूषण की, वो हम देख लेते हैं। शिवा बामनी, शिवराज भूषण, भूषण हजारा, भूषण उल्लास और छंदमाला। ये सब रचनाएं आपको कंठस्थ होनी चाहिए, है ना। ये सब रचनाएं आपको पूरी रचनाएं याद होनी चाहिए। ये हम लिटरेचर में भी पढ़ते हैं, बट यहाँ पे हमने कवि भूषण के बारे में पढ़ा, इसलिए मैंने आपको बता दिया कि भूषण कवि को इन्होंने संरक्षण प्रदान किया था और उन्होंने छत्रशल दशक, शिवा बामनी, शिवराज भूषण, भूषण हजारा, भूषण उल्लास और छंदमाला की रचना की थी। उसके बाद हमने अभी पढ़ा था ना देवगढ़ के गोंड शासक, तो इन्होंने 1665 में इन्होंने क्या किया था? डिफीटेड गोंड रूलर्स ऑफ देवगढ़। इन्होंने 1665 में, महाराजा छत्रसाल बुंदेला ने 1665 में देवगढ़ के गोंड शासकों को हराया था। लेकिन उसके बावजूद जो मुगल्स थे, उसके बावजूद जो मुगल शासक थे, उन्होंने इन्हें जरा भी रिकॉग्निशन नहीं दिया था। तो फिर ये किसके पास चले गए थे? शिवाजी महाराज, शिवाजी महाराज के पास चले गए थे। क्यों चले गए थे? ग्युरिला वॉरफेयर टेक्निक सीखने, ग्युरिला वॉर की टेक्निक सीखने, है ना, और ज़्यादा शक्तिशाली शासक बनने। किसके पास चले गए थे ये? शिवाजी महाराज के पास, जहां उन्होंने उनसे क्या सीखा था? ग्युरिला वॉरफेयर टेक्निक सीखी थी। उसके बाद आकर जो है उन्होंने कई सारे सक्सेसफुल एक्सपीडिशंस किए बुंदेलखंड क्षेत्र पे, है ना। छत्रसाल बुंदेला जो हैं उन्होंने गोंड रूलर्स ऑफ देवगढ़ को हराया, लेकिन फिर भी जो मुगल्स थे वो उन्हें ज़रा भी रिकॉग्निशन नहीं दे रहे थे, उनके पावर्स को अप्रिशिएट नहीं कर रहे थे। उसके बाद शिवाजी के पास गए, शिवाजी से इन्होंने गुरिल्ला वॉरफेयर टेक्निक्स सीखी और बुंदेलखंड क्षेत्र पे वापस आकर कई सारे इन्होंने एक्सपीडिशंस किए, जिसमें जब औरंगज़ेब ने अपनी 30,000 की सेना के साथ इन पर आक्रमण किया था, है ना, तो उनमें भी औरंगज़ेब हार गया था। इतने ज़्यादा पावरफुल थे महाराजा छत्रसाल, है ना। औरंगज़ेब विथ हिज आर्मी ऑफ 13,000 नॉट एबल टू डिफीट महाराजा छत्रसाल। फिर इसी लाइन में उन्होंने 1678 में पन्ना को अपनी ऑफिशियल कैपिटल बना ली। किसे? पन्ना को क्या बना लिया? ऑफिशियल कैपिटल बना लिया था इन्होंने अपनी। 1680 में इन्होंने महोबा को कैप्चर कर लिया था। किसे? महोबा। और फाइनली 1682 में मुगल्स ने इन्हें 4000 मनसबों के साथ रिकॉग्नाइज किया, है ना। 4000 मनसब के साथ
रिकॉग्नाइज्ड बाय मुगल्स विद द मनसब ऑफ 4,000 मनसबों के साथ इन्हें क्या किया गया, स्वीकार किया गया। 1678 में इन्होंने पन्ना को ऑफिशियल कैपिटल बनाया। 1680 पे इन्होंने महोबा पे कैप्चर किया और 1682 में क्या किया, इन्हें 4,000 मनसबों के साथ जो है तो रिकॉग्नाइज किया। किसने? मुगल्स ने। उसके बाद फिर कौन आते हैं? अब इनके शासन के 50 सालों के बाद, ऑन 50 ईयर्स ऑफ हिज रूल, बंगस खान ऑफ अवध। बंगस खान कौन था? मुगल था, है ना। तो बंगस खान ऑफ अवध ऑन हिज 50 ईयर्स ऑफ रूल, बंगस खान ऑफ अवध, बंगस खान ऑफ अवध, जो कि कौन था? मुगल था। तो बंगस खान ऑफ अवध ने क्या किया? इन पर अटैक किया। किस पर? महाराजा छत्रसाल पे। तो महाराजा छत्रसाल ने किसकी सहायता ली थी? पेशवा बाजीराव, जो कि कौन थे? बालाजी विश्वनाथ के बेटे, बाजीराव प्रथम भी जिन्हें हम बोलते हैं, है ना, बाजीराव प्रथम या पेशवा बाजीराव, बाजीराव वन या पेशवा बाजीराव। तो जब बंगस खान अवध रूलर ने अटैक किया था किस पे? महाराजा छत्रसाल बुंदेला पे, तो उन्होंने पेशवा बाजीराव की मदद ली थी। किसकी मदद दी थी उन्होंने? पेशवा बाजीराव की मदद दी थी, या बाजीराव वन की। क्यों ली थी? क्योंकि बाजीराव वन जो है वो काफ़ी पॉपुलर और उसके अलावा सब बहुत ज़्यादा पावरफुल रूलर हुआ करते थे। ग्योरिल्ला जो वॉरफेयर टेक्निक्स जो थी, तो हर प्रकार की वॉर टेक्निक्स जो थी वो इन्हें आती थी। बहुत ज़्यादा पावरफुल रूलर थे। लगभग 41 बैटल्स इन्होंने लड़ी थी और जीती थी इससे पहले, है ना। तो इन्होंने बाजीराव प्रथम की क्या ली थी? हेल्प ली थी। तो फिर बाजीराव वन ने क्या किया था? बंगस खान को डिफीट कर दिया था। बंगस खान डिफीटेड, बंगस खान डिफीटेड। चलो अब इसे ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म पे हम देखते हैं। है ना। तो क्या हम पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं बैटल ऑफ जैतपुर। बैटल ऑफ जैतपुर कब हुई थी? 1728 टू 1729। अब किसके किसके बीच में हुई थी? तो ये बैटल हुई थी बिटवीन, छत्रसाल की ओर से लड़ रहे थे बाजीराव वन एंड बंगस खान। बैटल ऑफ जैतपुर क्यों कहते हैं? क्योंकि उन्होंने जैतपुर पर अटैक किया था और जैतपुर उस समय बुंदेला टेरिटरी थी, है ना, बुंदेल शासकों का शासन हुआ करता था। तो बिटवीन बाजीराव वन एंड बंगस खान इन 1728-29। रिजल्ट क्या हुआ इसका? किसकी जीत हुई, है ना? तो बंगस खान डिफीटेड, बंगस खान डिफीटेड। बंगस खान क्या हो गए? हार गए थे। बंगस खान डिफीटेड। तो फिर जो महाराजा छत्रसाल थे, है ना, वो क्या, उन्होंने क्या किया? अब जब बाजीराव प्रथम ने उनके बिहाफ पे युद्ध जीत लिया, उन्हें जिता दिया, है ना, उनकी टेरिटरी को प्रोटेक्ट कर लिया, तो उन्होंने उन्हें अपनी 1/3 टेरिटरी, अपना 1/3 जो रीजन है वो, उसके अलावा 32 लाख रुपीस, उसके अलावा अपनी बेटी मस्तानी, है ना, तो बैटल ऑफ जैतपुर ये हुआ था बाजीराव वन और बंगस खान के बीच में, है ना। तो और बाजीराव वन जो हैं वो किसकी तरफ से लड़ रहे थे? छत्रसाल बुंदेला। रिजल्ट क्या हुआ? बंगस खान डिफीटेड, बंगस खान की हार हो गई। और फिर मतलब जीत की उसमें जो महाराजा छत्रसाल थे उन्होंने क्या किया? बाजीराव वन को अपनी 1/3 टेरिटरी दे दी, 32 लाख रुपीस और
उस बाजीराव वंश से अपनी बेटी मस्तानी की शादी करवा दी, उनकी सेकेंड वाइफ के रूप में, है ना। तो उनकी सेकेंड वाइफ के रूप में किससे शादी हो गई मस्तानी की? बाजीराव वंश से। उनकी फर्स्ट वाइफ कौन थी? काशी देवी, है ना। अब जब छत्रसाल, है ना, जब छत्रसाल की डेथ से पहले उन्होंने अपने एम्पायर को 3 भागों में, मतलब अपने तीनों बेटों को अलग अलग रीजन सौंप दिया था, जिसमें एक पेशवा बाजीराव भी थे। वो पेशवा बाजीराव को अपना बेटा मानते थे। सन इन लॉ तो उन्होंने उन्हें बाद में बनाया था, है ना। सन इन लॉ तो थे ही, लेकिन इससे पहले जो महाराजा छत्रसाल हैं वो क्या मानते थे? पेशवा बाजीराव को अपना बेटा मानते हैं। तो इस तरीके से उन्होंने अपने 3 बेटों में जो अपनी जागीरें हैं वो डिवाइड कर दी, जिसमें एक थे हृदय शाह, हृदय शाह, एक थे कौन? जगत राज, जगत राज, और एक कौन थे हमारे? पेशवा बाजीराव, जिन्हें हम बाजीराव वन भी कहते हैं। तो हृदय शाह को इन्होंने शाहगढ़ वाला रीजन दिया, इसके अलावा इसके आसपास की टेरिटरी दी। जगत राज जो है इन्हें उन्होंने क्या दिया था? कौन सा क्षेत्र दिया था? जैतपुर वाला, है ना। जगत राज से याद रखना है क्या? जैतपुर वाला रीजन। और उसके अलावा कई सारी जो टेरिटरी है, अबाउट 1/3, है ना, कई सारे रीजन्स का जो रूल है वो इन्होंने किसे दे दिया था? पेशवा बाजीराव को। इम्पॉर्टेंट याद रखना है, हृदय शाह को शाहगढ़ वाला रीजन दिया था, हीरापुर पन्ना वाला रीजन दिया, जगत राज को इन्होंने क्या दिया था? जैतपुर वाला रीजन दिया था। और इस तरीके से क्या हुआ था? फिर डायनेस्टी का डिक्लाइन हुआ और बाद में इन्हें क्या कर दिया गया था? बाद में जो है तो इंडियन यूनियन में से 1950 के आसपास क्या किया गया था, है ना। गोंड को नहीं, मैंने आप लोगों को बताया था कि गोंड को, जो गोंड डायनेस्टी थी, है ना, तो फिर बाद में 1950 के आसपास उसे इंडियन यूनियन में मिला लिया गया था। दिस इज़ नॉट रिलेटेड टू दैट, है ना। मेन हम बुंदेलखंड पढ़ रहे हैं, तो बुंदेलखंड का था कि जब छत्रसाल का डिक्लाइन हुआ उसके बाद फिर कई सारे रूलर्स ने रूल किया और फाइनली जो लास्ट रूलर थे उन्होंने 1950 के आसपास बुंदेलखंड रीजन को इंडियन यूनियन में मिला लिया, जिसमें पहले इसे विंध्य प्रदेश के अंतर्गत शामिल किया गया, जो पार्ट सी हम पढ़ेंगे, है ना, पार्ट सी, और बाद में इसे मध्य प्रदेश में शामिल कर लिया गया। पहले ये विंध्य प्रदेश का भाग था, क्या? बुंदेलखंड बघेलखंड दोनों। उसके बाद क्या किया गया था? इसे मध्य प्रदेश के अंदर इंक्लूड कर लिया गया था। कब? 1950 के आसपास, है ना, 1950s के आसपास। तो अभी हमने तोमर डायनेस्टी देखी, है ना। उसके बाद फिर हमने कौन सी डायनेस्टी पढ़ी? बुंदेला डायनेस्टी, देन गोंड डायनेस्टी। अब हम पढ़ेंगे बघेलखंड डायनेस्टी, है ना। पावरफुल रूलर कौन थे बुंदेल डायनेस्टी के? बुंदेला डायनेस्टी के महाराजा छत्रसाल। कौन सी बैटल हुई थी इनके समय पे? बैटल ऑफ जैतपुर, जिसमें बंगस खान को पेशवा बाजीराव ने डिफीट कर दिया था। तो इन रिटर्न जो थे इन्होंने क्या किया था? अपनी 1/3 टेरिटरी 32 लाख रुपीस और अपनी डॉटर, उनकी बेटी मस्तानी का विवाह किससे कर दिया था? पेशवा बाजीराव से। मस्तानी महल कहाँ सिचुएटेड है? दुबेला, छतरपुर। अब हम स्टार्ट करते हैं बघेलखंड डायनेस्टी। बघेलखंड डायनेस्टी, तो बघेलखंड डायनेस्टी जो है उनके जो एक्चुअल फाउंडर है वो किसे माना जाता है? व्यागराज देव को, है ना। किसे एक्चुअल फाउंडर माना जाता है बघेलखंड डायनेस्टी का? व्यागराज देव, है ना, व्यागराज देव। ये बघेलखंड डायनेस्टी जो गुजरात, है ना, गुजरात के जो चालुक्य रूलर्स थे, तो दे आर द फ्यूडल्स ऑफ सोलंकी या चालुक्य क्लैन ऑफ गुजरात, हैविंग कैपिटल एट व्याघ्रपल्ली, नेम्ड आफ्टर व्यागराज देव। तो व्यागराज देव जो थे उन्होंने बघेलखंड डायनेस्टी की स्थापना की थी, बघेलखंड डायनेस्टी के फाउंडर थे। और बघेलखंड डायनेस्टी को जिन्होंने बघेलखंड मतलब लेकर आए, है ना, जिस रूलर ने बघेलखंड डायनेस्टी की जो स्थापना है वो बघेल रीजन पे की थी, वो कौन थे? बीसल देव एंड भीमल देव। कौन थे वो? बीसल देव और भीमल देव। तो कई जगह इन्हें भी फाउंडर माना गया बघेलखंड डायनेस्टी का, बीसल देव और भीमल देव को, और एक्चुअल फाउंडर किसे माना गया? व्यागराज देव को। बीसल देव और भीमल देव इन्होंने, है ना, कौन सी, किसे कैपिटल बनाया था? गहोरा वाले रीजन को, मॉडर्न डे चित्रकूट वाला रीजन,
है ना, तो गहोरा। तो इनिशियल कैपिटल कौन सी थी? बघेलखंड डायनेस्टी की। बघेलखंड डायनेस्टी की इनिशियल कैपिटल थी गहोरा, है ना, कौन सी थी? गहोरा कैपिटल थी इनकी। बाद में व्यागराज देव ने भी कैपिटल इसे ही स्वीकार किया था और वहां पर रूल किया था, है ना, गहोरा कैपिटल के साथ। उसके बाद इंपॉर्टेंट किंग्स हुए कुछ इंपॉर्टेंट, है ना, इस डायनेस्टीज में, जिसमें से एक थे कौन? वीर सिंह बघेल, है ना, वीर सिंह बघेल। तो वीर सिंह बघेल का मेंशन किस में मिलता है? तुजुक-ए बाबरी। क्या है तुजुक-ए बाबरी? बाबर की ऑटोबायोग्राफी, है ना, बाबर की ऑटोबायोग्राफी। तुजुक-ए बाबरी में इनका मेंशन मिलता है। अब बाबर के समय पे बाबर की एक लड़ाई हुई थी, किससे? राणा सांगा से, है ना, चित्तौड़ के राणा सांगा से। तो बैटल ऑफ खानव, जिसे हम क्या बोलते हैं? बैटल ऑफ खानव, जो कि 17 मार्च 1527 में हुई। एक हमने बाबर का कौन सा बैटल पढ़ा था जब हम, है ना, तोमर डायनेस्टी पढ़ रहे थे? तो वो था कौन सा? फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। वो कब हुआ था? 21 अप्रैल 1526। उसके बाद सेकेंड बैटल था बैटल ऑफ खानव। बैटल ऑफ खानव 17 मार्च 1527। एक बैटल हमने कल भी पढ़ी थी, कौन सी? बैटल ऑफ चंदेरी। बैटल ऑफ चंदेरी। तो इन्होंने राणा सांगा की मदद की थी। किसकी हेल्प? राणा सांगा इन बैटल ऑफ खानव। और वीर सिंह बघेल मेंशन इन तुजुक-ए बाबरी, हेल्प राणा सांगा इन बैटल ऑफ खानव। उसके बाद फिर कौन इंपॉर्टेंट किंग आते हैं? वीर भानु। वीर भानु क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, विच बघेल रूलर हेल्प्ड हुमायूं इन चौसा वॉर, या इन वॉर ऑफ चौसा। तो किसने मदद की थी? वीर भानु बघेल ने। किसने? वीर भानु बघेल ने। उसके बाद इस डायनेस्टी के, है ना, ग्रेटेस्ट रूलर आते हैं या मेजर रूलर आते हैं, कौन? रामचंद्र बघेल। ड्यूरिंग हिज पीरियड द बघेलाज वर एट जिनीथ। 15। अब सबसे पहले क्या हुआ था? रामचंद्र बघेल जो थे, है ना, रामचंद्र बघेल। रामचंद्र बघेल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देखते हैं हम। रामचंद्र बघेल। तो रामचंद्र बघेल के समय पे क्या था? इनके कोर्ट में किसको संरक्षण प्राप्त था? इनके कोर्ट में कौन था? तानसेन, है ना, आप सबने किसका नाम सुना होगा? तानसेन का। संगीत सम्राट कौन थे इनके कोर्ट में? तानसेन थे। तो 1562 में अकबर, अब ये रामचंद्र बघेल किसके कंटेम्प्ररी थे? अकबर के कंटेम्प्ररी थे। तो 1562 में अकबर ने तानसेन को अपने आगरा कोर्ट में बुलाया था, है ना, और तानसेन को लेने कौन आया था? जलाल। जलाल वॉज सेंट बाय अकबर टू रामचंद्र बघेला के शासनकाल में, है ना, रामचंद्र बघेला के कोर्ट में किसको संरक्षण प्राप्त था? तानसेन को। तो 1562 में जलाल वॉज सेंट बाय अकबर टू ब्रिंग तानसेन इन आगरा कोर्ट, है ना, तानसेन को आगरा के कोर्ट में अकबर के द्वारा बुलाया गया था और अकबर ने जलाल को भेजा था कि वो जाए और जाकर किसे लेकर आए? तानसेन को। उसके बाद 1563 आया। कब? 1563। तो 1563 में अ फ्यूजिटिव ऑफ अकबर, अकबर का एक भगोड़ा, है ना, मतलब अकबर के कोर्ट से एक भागा हुआ व्यक्ति, तो अ फ्यूजिटिव ऑफ अकबर टुक शेल्टर अंडर बघेला, टुक शेल्टर अंडर बघेल, है ना।
अकबर के कोर्ट से भागा हुआ है ना, एक फ्यूजिटिव था, मतलब फ्यूजिटिव ऑफ अकबर ने, एक फ्यूजिटिव था अकबर का, टुक शेल्टर अंडर दी बघेला, वो बघेलाओं के कोर्ट में आकर छिप गया था, या बघेलाओं से इन्होंने क्या की थी, शरण प्राप्त कर ली थी। अ फ्यूजिटिव ऑफ अकबर टुक शेल्टर अंडर दी बघेल। तो इसे पकड़ने के लिए अकबर ने किसे भेजा था, असफ खान, जो कि कारा है ना, असफ खान को, जो कि कारा का गवर्नर हुआ करता था। ही वॉज द गवर्नर ऑफ कारा। कौन था ये, गवर्नर ऑफ कारा। जलाल को क्यों भेजा गया था, तानसेन को लेने के लिए। कहाँ पर, अकबर के आगरा कोर्ट में। और अब जब अकबर के एक भगोड़े ने, अकबर के एक फ्यूजिटिव ने बघेलाओं से शरण ले ली, तब अकबर ने असफ खान, जो कि कारा का गवर्नर था, उसे भेजा था, किसे, इसे मतलब जो फ्यूजिटिव था उसको पकड़ने के लिए, है ना। तो 1564 में कौन आया, असफ खान, है ना। 1564 में कौन आया, असफ खान। अब असफ खान ने बिना अकबर को इन्फॉर्म किए कहाँ पर अटैक किया, गोंड रीजन पे और बघेलखंड रीजन पे, है ना। तो इन्होंने गोंड रीजन पर क्या किया, अटैक किया। यहाँ पर उस समय रानी दुर्गावती का शासन था। किसका शासन था, रानी दुर्गावती। और रानी दुर्गावती को इन्होंने 1564 में नर्रई वैली में हरा दिया, है ना। जब एक गोंड जमींदार ने धोखा दे दिया तो रानी दुर्गावती की नर्रई वैली में उन्होंने क्या किया था, आत्मसमर्पण कर दिया था, है ना। 1564 में असफ खान कहाँ आए, फ्यूजिटिव जो था अकबर का, उसको लेने के लिए असफ खान को भेजा गया। असफ खान ने गोंडवाना जो रीजन था वहाँ पर अटैक किया था, है ना। पर जो गोंड ज़मींदार थे वो अपनी रानी के लिए बहुत ज़्यादा लॉयल हुआ करते थे। बट फिर एक गोंड ज़मींदार ने क्या किया था, बिट्रे, धोखा दे दिया, जिसके बाद रानी दुर्गावती, है ना, रानी दुर्गावती चौरागढ़ से जबलपुर वाले क्षेत्र पर आई, जहाँ पर उन्होंने चारों तरफ से अपने आप को क्या पाया, मुगल आर्मी से घिरा हुआ पाया, और आधार सिंह की टैगल लेकर उन्होंने खुद को गोली मार ली। कौन सा दिन था वो, 24 जून 1564, बलिदान दिवस, बलिदान दिवस, बलिदान दिवस, ठीक है। फिर रामचंद्र बघेला जो थे उन्होंने क्या किया था, कैपिटल शिफ्ट की थी। किसने, रामचंद्र बघेला ने, रामचंद्र बघेल। कहाँ से कहाँ इन्होंने कैपिटल शिफ्ट की थी, इनिशियल कैपिटल कौन सी थी, गहोरा, है ना। व्यागराज देव के समय पे कैपिटल क्या थी, गहोरा। इन्होंने कहाँ से कहाँ शिफ्ट की कैपिटल, गहोरा से बांधवगढ़, बांधवगढ़। गहोरा से कहाँ इन्होंने कैपिटल शिफ्ट की थी, बांधवगढ़। कब शिफ्ट की थी, 1564 में, है ना। कब शिफ्ट की थी, 1564 में। उसके बाद रामचंद्र बघेल, रामचंद्र बघेल के बाद कौन से एक इम्पॉर्टेंट किंग आते हैं, विक्रमजीत सिंह बघेल, है ना। कौन से एक इम्पॉर्टेंट किंग आते हैं, विक्रमजीत सिंह बघेल। अब कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कौन सा रूलर इस डायनेस्टी के, कौन से रूलर के समकालीन था, कंटेम्प्ररी था, है ना। तो जो सबसे पहले हमने पढ़ा था वीर सिंह बघेल, वो किसके कंटेम्प्ररी थे, बाबर के। फिर वीर भानु, हुमायूं। उसके बाद रामचंद्र बघेल, अकबर। अब पढ़ते हैं विक्रमजीत सिंह बघेल, ये भी अकबर के ही कंटेम्प्ररी थे। अकबर इस समय पर, इनके शासनकाल में, है ना, ये विक्रमजीत सिंह बघेल के शासनकाल में अकबर के कंटेम्प्ररी थे। साथ ही साथ किसके कंटेम्प्ररी थे, जहांगीर के। किसके, जहांगीर। अकबर के सक्सेसर कौन, जहांगीर, है ना। तो इनके समय पे अकबर ने कहाँ पर अटैक किया था, बांधवगढ़ पर अटैक किया था, है ना। कहाँ पर, बांधवगढ़ पर। कब, 1597 पे। बांधवगढ़ को कैपिटल किसने बनाई थी, रामचंद्र बघेल ने। फिर जब विक्रमजीत का टाइम पीरियड आया तो इस समय पर क्या हुआ था, इस समय पर अटैक किया था किसने, अकबर ने, बांधवगढ़ पर।
तो इन्होंने अपनी कैपिटल ट्रांसफॉर्म कर ली थी बांधवगढ़ से रीवा, और फिर बघेला की कैपिटल क्या होने लगी, रीवा, और फिर वो लास्ट तक कहाँ रही, रीवा में ही रही थी। और ये फिर किस समय तक किसके कंटेम्प्रेरी थे, जहांगीर के, सक्सेसर ऑफ अकबर कौन, जहांगीर। उसके बाद इंपॉर्टेंट नेक्स्ट किंग आते हैं कौन, अमर सिंह बघेल। अमर सिंह बघेल का जिक्र हमने कहाँ पे किया था, जब हम जुझार सिंह बुंदेला पढ़ रहे थे, है ना। तो अमर सिंह बघेल थे, है ना, अमर सिंह बघेल। अमर सिंह बघेल इन्होंने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली थी, है ना, इन्होंने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली थी। तो मुगलों ने इन्हें कहाँ भेजा था, बुंदेलखंड, जो वीर सिंह देव बुंदेल मुगलों के अगेंस्ट जो आक्रमण कर रहे थे उसे रोकने के लिए, उनके अगेंस्ट लड़ने के लिए, जहाँ पर अमर सिंह बघेल ने जुझार सिंह बुंदेला की हत्या कर दी थी। उसके बाद इनके नेक्स्ट सक्सेसर, अमर सिंह बघेल किसके कंटेम्प्रेरी थे, शाहजहाँ के, किसके, शाहजहाँ के। उसके बाद कौन आए, अनूप सिंह बघेल। अनूप सिंह बघेल, अनूपपुर सिटी किसने करवाया, अनूपपुर सिटी का निर्माण, अनूप सिंह बघेल ने, है ना। फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट किंग कौन आते हैं, भाव सिंह, है ना, कौन आते हैं, भाव सिंह। तो भाव सिंह ने कुछ इंपॉर्टेंट कंस्ट्रक्शन करवाए थे, जैसे कि रीवा में कौन सा, रानी ताल, मोती ताल, शिव टेम्पल और महामृत्युंजय टेम्पल। महामृत्युंजय टेम्पल के साथ हम, है ना, महामृत्युंजय टेम्पल में हर साल कौन सा मेला लगता है, महामृत्युंजय का मेला। तो महामृत्युंजय टेम्पल पे कौन सा मेला लगता है, महामृत्युंजय मेला। और इन्होंने किसका किसका कंस्ट्रक्शन कराया था, रानी ताल, मोती ताल, शिव टेम्पल। शिव टेम्पल किसने, भाव सिंह ने। उसके बाद रघुनाथ सिंह बघेल, है ना, रघुनाथ सिंह बघेल। रघुनाथ सिंह बघेल ने गोविंदगढ़ सिटी की स्थापना कराई थी। गोविंदगढ़ सिटी की स्थापना किसने कराई थी, रघुनाथ सिंह बघेल ने। इन्हीं के समय पे 1857 का रिवॉल्ट हुआ था। किसका रिवॉल्ट हुआ था, रिवॉल्ट ऑफ 1857 किसके समय पे हुआ था, रघुनाथ सिंह बघेल के समय पे हुआ था, रिवॉल्ट ऑफ 1857, जिसमें इन्होंने ब्रिटिशर्स की सहायता की थी। सपोर्टेड ब्रिटिशर्स इन रिवॉल्ट ऑफ 1857। कैसे सहायता की थी, कर्नल हाइडे, है ना, कर्नल हाइडे को इन्होंने 2000 सोल्जर्स दिए थे, 2000 क्या दिए थे, सैनिक देकर रिवॉल्ट ऑफ 1857 में इन्होंने ब्रिटिशर्स की सहायता की थी। अब ये 2000 सोल्जर्स, 2000 सैनिक ऐसे ही तो दिए नहीं होंगे, है ना, किसी न किसी चीज़ के बदले दिए होंगे। इन रिटर्न ऑफ अमरकंटक और सोहागपुर, ब्रिटिशर से अमरकंटक और सोहागपुर वाला क्षेत्र वापस लेने के लिए इन्होंने रिवॉल्ट ऑफ 1857 में ब्रिटिशर्स का साथ दिया था, 2000 सैनिकों को देकर। अमरकंटक और कौन सा क्षेत्र था, एक सोहागपुर, शहडोल। सोहागपुर कहाँ पे है, शहडोल। सोहागपुर क्या है, बिगेस्ट कोल रीजन ऑफ मध्य प्रदेश। क्या है, बिगेस्ट कोल रीजन, जहाँ से कोल बेड मीथेन के, है ना, ट्रेसेस मिलते हैं, कोल बेड मीथेन। तो किस बघेल शासक के समय, ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ विच बघेल रूलर रिवॉल्ट ऑफ 1857 टेक्स प्लेस, तो रघुनाथ सिंह बघेल। देन आफ्टर इंपॉर्टेंट किंग कौन है, वेंकट रमन। इन्होंने क्या बनवाया, अपने नाम का भवन बनवाया, वेंकट भवन। उसके अलावा पीली कोठी और राजनिवास। देन आते हैं गुलाब सिंह बघेल। गुलाब सिंह बघेल, इनके समय पे 5 ईयर प्लान्स को इन्होंने इंट्रोड्यूस किया, बैंक ऑफ बघेलखंड का इस्टेब्लिशमेंट कराया, एजुकेशन बोर्ड का इस्टेब्लिशमेंट कराया और पवई टैक्सेस को इंट्रोड्यूस किया, या पवई रूल्स हम बोल सकते हैं,
किसे? पवई रूल्स। क्या होते हैं पवई रूल्स? ये इक्तेदारों की पावर्स को लिमिट करने के लिए, उनकी पावर्स को मतलब सीमित करने के लिए रूल्स बनाए गए थे। कौन से? पवई रूल्स। तो हु इज द मतलब या फिर हु इंट्रोड्यूस पवई रूल्स इन बघेलखंड, या विच बघेला रूलर इंट्रोड्यूस पवई रूल्स? तो ये हैं गुलाब सिंह बघेल। इसके अलावा इन्होंने 41 मेंबर्स की क्या बनवाई थी? एक प्रजामंडल, है ना, 1934 में। 1934 में इन्होंने क्या बनवाया था? तो गुलाब सिंह बघेल ने क्या बनवाया था? प्रजामंडल, है ना। 1934 में जो 41 मेंबर्स की थी, 41 मेंबर्स प्रजामंडल, प्रजामंडल 41 मेंबर्स की प्रजामंडल इन्होंने क्या की थी? बनवाई थी। कहाँ पे बनाई थी इन्होंने? रीवा में। इसके अलावा एजुकेशन बोर्ड का इस्टेब्लिशमेंट किया, पवई रूल्स लेकर आए, बैंक ऑफ बघेलखंड इस्टेब्लिश किया, 5 ईयर प्लान इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट किंग कौन आते हैं? महाराजा मार्तंड सिंह बघेल, जिन्होंने गोविंदगढ़ सिटी में मैंगो रिसर्च सेंटर, आम अनुसंधान केंद्र, आम अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? गोविंदगढ़, रीवा। गोविंदगढ़, रीवा। गोविंदगढ़ सिटी का निर्माण किसने कराया था? गुलाब सिंह बघेल ने। किसने करवाया था गोविंदगढ़ सिटी का निर्माण? गुलाब सिंह बघेल ने। और वहां पर गोविंदगढ़ में मैंगो रिसर्च सेंटर किसने बनवाया? मार्तंड सिंह बघेल ने। अब 27 मई 1951 क्यों ये इंपॉर्टेंट डेट है? बिकॉज फर्स्ट वाइट टाइगर कॉट फ्रॉम जंगल्स ऑफ सीधी बाय महाराजा मार्तंड सिंह। क्या नाम था उसका? मोहन। मोहन कौन था? फर्स्ट वाइट टाइगर। कहाँ से? जंगल्स ऑफ सीधी। फर्स्ट वाइट टाइगर कॉट फ्रॉम जंगल्स ऑफ सीधी बाय महाराजा मार्तंड सिंह बघेल, बाय महाराजा मार्तंड सिंह बघेल। फिर बघेल डायनेस्टी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, जिसमें इंपॉर्टेंट है कौन सी? बघेल वंश वर्णम। कौन सी किताब है? बघेल वंश वर्णम। इसकी रचना किसने की थी? रूपानी शर्मा। बघेल वंश वर्णम की रचना किसने की? रूपानी शर्मा। उसके बाद हमने तुजु के बाबरी का भी जिक्र किया था, जिसकी रचना बाबर ने की थी तुर्किश लैंग्वेज में, है ना। फिर अब्दुल रहीम खाने खाना जो थे, उन्होंने पर्शियन ट्रांसलेशन किया था, इसका फारसी अनुवाद किया था। फिर अमरेश विलास, अमरेश विलास बाय नीलकंठ, अमरेश विलास बाय नीलकंठ। और हौत्र कल्पद्रुम, हौत्र कल्पद्रुम भाव सिंह, जिन्होंने किसका निर्माण करवाया था? रानी ताल, मोती ताल, शिव टेम्पल और महामृत्युंजय टेम्पल का। कौन कौन से इंपॉर्टेंट बुक्स हैं? बघेल वंश वर्णम रूपानी शर्मा के द्वारा, तुजु के बाबरी बाबर, अमरेश विलास नीलकंठ और हौत्र कल्पद्रुम भव सिंह। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं भोपाल डायनेस्टी। कौन सी डायनेस्टी? भोपाल डायनेस्टी, भोपाल डायनेस्टी। तो दोस्तों हमने आज क्या क्या चीज़ें पढ़ी? आज हमने तोमर डायनेस्टी पढ़ा, है ना, तोमर डायनेस्टी। चलिए एक बार हम फास्ट से, है ना, जल्दी से ओवरव्यू एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले हमने आज डायनेस्टीज़ में कौन सी डायनेस्टी पढ़ी थी?
तोमर डायनेस्टी, है ना, तोमर डायनेस्टी। तोमर डायनेस्टी के हमने क्या पढ़ा था, फाउंडर कौन है इनके, है ना, मेन रूलर कौन पढ़े थे, वीर सिंह देव तोमर, वीर सिंह देव तोमर। उसके अलावा हमने मान सिंह तोमर के बारे में पढ़ा, और लास्ट विक्रमादित्य सिंह तोमर जो विक्रमजीत सिंह थे, है ना, उनके बारे में पढ़ा था, मान सिंह तोमर के पुत्र। उसके बाद फिर हमने कौन सी डायनेस्टीज पढ़ी थी, गोंड डायनेस्टी, गोंड डायनेस्टी। इंपॉर्टेंट क्वीन हमने पढ़ी थी कौन सी, रानी दुर्गावती। देन वी हैव स्टडीज बुंदेला डायनेस्टी, बुंदेला डायनेस्टी में हमने किसे, है ना, महाराजा छत्रसाल बुंदेला, महाराजा छत्रसाल बुंदेला, रुद्र प्रताप सिंह बुंदेला, वीर सिंह बुंदेला, और भी हमने कई प्रमुख शासकों को, इंपॉर्टेंट रूलर्स को देखा, और बैटल ऑफ जैतपुर पढ़ा। उसके बाद हमने कौन सी इंपॉर्टेंट डायनेस्टी पढ़ी, बघेलखंड डायनेस्टी, बघेलखंड डायनेस्टी, बघेलखंड डायनेस्टी। बघेलखंड डायनेस्टी में कौन कौन इंपॉर्टेंट किंग है, सबसे पहले हमने पढ़ा था फाउंडर व्यागराज देव, है ना, फाउंडर व्यागराज देव, जिन्होंने गहोरा को कैपिटल बनाई। गहोरा से कैपिटल शिफ्ट बांधवगढ़ किसने की, रामचंद्र बघेला ने 1564 के आसपास। और जब 1597 पर बांधवगढ़ पर अटैक किया गया किसके द्वारा, अकबर के द्वारा, तो बांधवगढ़ से रीवा कैपिटल किसने शिफ्ट की थी, विक्रमजीत सिंह बघेल ने, अराउंड 1597। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं आज से क्या, भोपाल डायनेस्टी। तो भोपाल के बारे में हम सबसे पहले कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें देखते हैं भोपाल डायनेस्टी स्टार्ट करने से पहले। कि भोपाल को इंडियन यूनियन का पार्ट कब बनाया गया, व्हेन वॉज भोपाल मर्ज्ड इनटू इंडियन यूनियन। इंपॉर्टेंट है भोपाल से रिलेटेड 3 डेट्स, 1 जून 1949, 1 जून 1949 को भोपाल मर्ज्ड इन यूनियन ऑफ इंडिया। देन इसे कैपिटल कब बनाया गया मध्य प्रदेश की, 1 नवंबर 1956। उसके बाद इसे डिस्ट्रिक्ट कब बनाया गया, जिला कब बनाया गया, तो पहले ये सीहोर जिले के अंदर एक तहसील थी। भोपाल जो है वो सीहोर जिले के अंदर क्या थी, एक तहसील थी। तो सीहोर से अलग करके इसे 1972 में क्या बना दिया गया था, भोपाल जिला। अब भोपाल के इंपॉर्टेंट रूलर्स देखते हैं, है ना। जब हम पढ़ रहे थे गोंड डायनेस्टी तब हमने एक रूलर देखा था, कौन सा, निज़ाम शाह। तो जब निज़ाम शाह के जो परिवारजन थे, जो उनके फैमिली मेंबर्स थे, है ना, तो जब उन्होंने निज़ाम शाह को चैनपुर वाले रीजन पे मार दिया तो उनकी वाइफ कौन, रानी कमलापति, रानी कमलापति ने चैनपुर वाला युद्ध करने के लिए किसे भेजा था, दोस्त मोहम्मद खान को, जो कि अफगान सोल्जर था मुग़ल आर्मी का। तो वो चैनपुर वाले रीजन पे गया और उन लोगों को उनने हरा दिया। बाद में फिर चैनपुर वाला रीजन जो है वो रानी दुर्गावती ने किसे दे दिया, रानी कमलापति ने चैनपुर वाला रीजन किसे दे दिया, दोस्त मोहम्मद खान को। तो इम्पॉर्टेंट फाउंडर ऑफ भोपाल डायनेस्टी, है ना, भोपाल डायनेस्टी का वास्तविक संस्थापक कौन है, दोस्त मोहम्मद खान, जो कि कौन था, एक अफगानी सैनिक था मुग़ल आर्मी का। कहाँ से आए थे ये दोस्त मोहम्मद खान, कहाँ का था, अफगानिस्तान का, है ना, अफगानिस्तान के खैबर दर्रे वाले रीजन से। उसके बाद सबसे पहले ये इंडिया में मुजफ्फरनगर के जलालाबाद वाले रीजन पे आए, फिर शाहजहांबाद वाले रीजन पे आए। बाद में इन्होंने खुद को क्या किया, औरंगज़ेब की सेना में शामिल कर लिया और औरंगज़ेब की ओर से इन्होंने क्या किया था, कई सारे आक्रमण किए थे औरंगज़ेब के कहने पर, है ना। तो दोस्त मोहम्मद खान, अफगान शोल्डर ऑफ मुग़ल आर्मी, इस्टेब्लिश्ड भोपाल रियासत, एक्चुअल फाउंडर ऑफ भोपाल इन 1724 के आसपास इन्होंने क्या किया था, भोपाल की स्थापना की थी। इसके अलावा इन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट कंस्ट्रक्शंस करवाए थे, जैसे भोपाल के आसपास इन्होंने फतेहगढ़ के किले का निर्माण करवाया था, इन्होंने फतेहगढ़ के किले का निर्माण करवाया था। उसके बाद जगदीशपुर के जो राजपूत हैं रूलर्स, तो जगदीशपुर के जो राजपूत रूलर्स थे
उन्हें इन्होंने मारकर नदी में फेंक दिया था, है ना। जो जगदीशपुर के कौन थे, राजपूत रूलर्स थे, तो उन्हें दोस्त मोहम्मद खान ने मारकर नदी में फेंक दिया था, है ना। और वो नदी इन राजपूत जो रूलर्स हैं उनके खून से क्या हो गई थी, लाल हो गई थी, इसलिए उस नदी का नाम क्या रख दिया गया, हलाली नदी। कौन सी नदी, हलाली रिवर। विदिशा रायसेन वाले रीजन पे है ना हलाली नदी। इन्होंने जगदीशपुर के जो राजपूत शासक हुआ करते थे उन्हें क्या किया, मार दिया और उन्होंने हलाली नदी में फिकवा दिया था। और जगदीशपुर का नाम इन्होंने क्या रख दिया, इस्लाम नगर। जगदीशपुर का नाम बदलकर इन्होंने क्या रख दिया था, इस्लाम नगर। फिर जब दोस्त मोहम्मद खान जीवित थे 1728-29 के आसपास जो है वो इनकी मृत्यु हुई। कब, अराउंड 1728-29 के आसपास जो है वो इनकी मृत्यु हुई थी। तो इनकी मृत्यु से पहले, है ना, इन्होंने जो हैदराबाद के निज़ाम है उनके साथ एक ट्रीटी साइन की थी, एक संधि साइन की थी, जिसके अकॉर्डिंग जो इनके दो बेटे थे, इनका बड़ा बेटा कौन था, नवाब यार मोहम्मद खान, और छोटा बेटा कौन था, नवाब सुल्तान मोहम्मद खान, है ना। तो इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग जो निज़ाम थे हैदराबाद के, तो इन्होंने कहा था कि उनके मरने के बाद किसे शासक बनाया जाए भोपाल का, यार मोहम्मद खान को। किसे बनाया जाए, यार मोहम्मद खान को, है ना। तो जब यार मोहम्मद खान शासक बने तो इन्होंने किसे कैपिटल बना लिया था, वही जगदीशपुर, जिसे क्या नाम दिया था दोस्त मोहम्मद खान ने, इस्लाम नगर। इन्होंने इस्लाम नगर को अपनी कैपिटल बनाई। और इनके समय पर क्या हुआ था, बैटल ऑफ भोपाल, और फिर हुई थी ट्रीटी ऑफ डोरा सराय, डोरा सराय की संधि। बैटल ऑफ भोपाल और ट्रीटी ऑफ डोरा सराय, निज़ामों और मराठाओं के बीच, है ना, निज़ामों और मराठाओं के बीच हुई थी क्या, बैटल ऑफ भोपाल। और इस बैटल ऑफ भोपाल के बाद क्या संधि हुई थी, कौन सी संधि साइन की गई थी, डोरा सराय की संधि 1738 में। ये दोनों डेट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है ना। बैटल ऑफ भोपाल 1737 में हुआ, है ना, जब यार मोहम्मद खान जो है क्या बन गए, दोस्त मोहम्मद खान के बड़े बेटे यार मोहम्मद खान, जब इन्हें शासक बना दिया गया तो इन्होंने कैपिटल इस्लाम नगर को बनाया। इनके समय पे बैटल ऑफ भोपाल हुआ था हैदराबाद के निज़ाम और मराठाओं के बीच, जिसमें ट्रीटी ऑफ डोरा सराय साइन हुई थी। और इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग जो मालवा वाला रीजन है वो निज़ामों को किसको देना पड़ा, मराठाओं को, है ना। इस ट्रीटी के अनुसार मराठाओं ने निज़ामों से कौन सा क्षेत्र ले लिया था, मालवा वाला रीजन। तो ये थी कौन सी, ट्रीटी ऑफ डोरा सराय। अब यार मोहम्मद खान के बाद कौन आते हैं, फैज़ मोहम्मद खान। फैज़ मोहम्मद खान कौन थे, यार मोहम्मद खान के बेटे थे। ये कौन थे, यार मोहम्मद खान के बेटे। और दोस्त मोहम्मद खान के कितने बेटे थे, उनके एल्डर सन थे कौन, यार मोहम्मद खान, और यंगर उनके जो सन थे वो थे सुल्तान मोहम्मद खान, है ना। तो जब यार मोहम्मद खान की मृत्यु हुई तो सुल्तान मोहम्मद खान ने किससे लड़ाई शुरू की, फैज़ मोहम्मद खान से, क्योंकि अल्टीमेटली यार मोहम्मद खान ने अपना सक्सेसर किसे बना दिया था, फैज़ मोहम्मद खान को। तो एक बैटल हुई थी बिटवीन फैज़ मोहम्मद खान एंड सुल्तान मोहम्मद खान, ईदगाह के मैदान पर। कहाँ पे हुई थी, भोपाल में ईदगाह के मैदान पर। उन दोनों के बीच में क्या हुई थी, बैटल बिटवीन फैज़ मोहम्मद खान एंड सुल्तान मोहम्मद खान, जिसमें फैज़ मोहम्मद खान के एक सेनापति थे सैयद मोहम्मद खान, सैयद मोहम्मद खान, है ना। दोस्त मोहम्मद खान के कौन, यंगर सन सुल्तान मोहम्मद खान, है ना। इनकी लड़ाई हुई थी फैज़ मोहम्मद खान से, जिसमें फैज़ मोहम्मद खान जो है उनके सेनापति सैयद मोहम्मद खान की मृत्यु हो गई थी ईदगाह के मैदान पर। दोनों के बीच ये युद्ध कहाँ पे हुआ था, ईदगाह के मैदान पर। बाद में फिर राहतगढ़ वाला जो रीजन है, राहतगढ़, है ना, राहतगढ़ वाला रीजन जो है वो फैज़ मोहम्मद खान ने सुल्तान मोहम्मद खान को दे दिया था, है ना। किसे दे दिया था, सुल्तान मोहम्मद खान को। अब ये जो फैज़ मोहम्मद खान है ना, कौन, फैज़ मोहम्मद खान,
इनकी मज़ार कहाँ पे स्थित है? कमला नेहरू पार्क, कमला नेहरू पार्क। इनकी मज़ार कहाँ पे सिचुएटेड है? कमला नेहरू पार्क पर। फैज़ मोहम्मद खान के बाद कुछ अदर रूलर्स आए हैं, है ना, जैसे कि कौन? हयात मोहम्मद खान, नॉट सो इम्पॉर्टेंट। फिर आए हैं गौस मोहम्मद खान, ये केवल नाम मात्र के ही शासक थे, आधे से ज़्यादा समय रायसेन में, है ना, रायसेन में ही रहते थे और वहीं व्यतीत करते थे। और इन्हीं गौस मोहम्मद खान की बेटी कौन हुई? गौहर बेगम, जिन्हें हम कुदिसिया जहाँ बेगम भी कहते हैं। तो इनकी बेटी थी गौहर बेगम, जिनका निकाह किससे हुआ था? नज़र मोहम्मद खान से। तो हयात मोहम्मद खान, गौस मोहम्मद खान, फिर उसके बाद गौस मोहम्मद खान के बाद यहाँ पर किसने शासन किया? गौस मोहम्मद खान के वज़ीर मोहम्मद खान ने, इन्हें यूजुअली वज़ीर मोहम्मद खान भी कहते हैं। तो इन्होंने शासक किया। और फिर आए कौन? नज़र मोहम्मद खान, वज़ीर मोहम्मद खान के बेटे कौन? नज़र मोहम्मद खान। तो नज़र मोहम्मद खान ने भोपाल में बढ़ते मराठा आक्रमणों के चलते, है ना, जो मराठा एक्सपेडिशंस हो रहे थे उसके चलते इन्होंने ब्रिटिशर्स के साथ एक ट्रीटी साइन की थी, एक संधि साइन की थी, जिसके अकॉर्डिंग भोपाल पर जो है वो नज़र मोहम्मद खान के जो वारिश होंगे, नज़र मोहम्मद खान के जो सक्सेसर्स होंगे, उन्हीं का शासन होगा, है ना, जिसके अकॉर्डिंग भोपाल में नज़र मोहम्मद खान के वारिसों का ही क्या होगा? अधिकार होगा। कब ये ट्रीटी साइन हुई थी? 26 फरवरी 1818, 26 फरवरी 1818 को नज़र मोहम्मद खान ने ब्रिटिशर्स के साथ ट्रीटी ऑफ रायसेन साइन की थी, जिसके अकॉर्डिंग भोपाल में नज़र मोहम्मद खान के सक्सेसर्स का ही रूल होगा। फिर जब नज़र मोहम्मद खान की मृत्यु हो गई, है ना, अब नज़र मोहम्मद खान की शादी किससे हुई थी? कुदिसिया बेगम से। तो ये जो कुदिसिया बेगम थी, है ना, नज़र मोहम्मद खान के बाद इन्होंने रूल किया। इन्होंने नज़र मोहम्मद खान की हत्या करवा दी थी, है ना, उन्हें मरवा दिया था और खुद भोपाल की बेगम बन गई थी, है ना। तो इसके बाद स्टार्ट हो जाता है भोपाल में बेगमों का शासन, बेगम्स रूल इन भोपाल। सबसे पहले किसके बारे में हमने पढ़ा था? दोस्त मोहम्मद खान के बारे में। तो दोस्त मोहम्मद खान कौन था? अफगान शोल्डर था मुग़ल आर्मी का। उसके बाद कौन आए थे? यार मोहम्मद खान, उनके बड़े बेटे, जिनके समय पे बैटल ऑफ भोपाल हुई थी और क्या हुई थी? ट्रीटी ऑफ दोरा सराय, निज़ाम और मराठाओं के बीच में। उसके बाद कई सारे रूलर्स आए। एक लास्ट रूलर थे कौन? नज़र मोहम्मद खान, जिनकी शादी कुदिसिया बेगम से हुई। कुदिसिया बेगम ने नज़र मोहम्मद खान को मरवा दिया था और भोपाल में बेगम्स रूल इस्टेब्लिश कर लिया था। तो 4 बेगम हुई भोपाल की, कौन? कुदिसिया बेगम, सिकंदर जहां बेगम, शाहजहां बेगम और कैखुसराव जहां बेगम, या फिर जिन्हें हम क्या बोलते हैं? सुल्तान जहां बेगम, है ना। फिर लास्ट नवाब कौन हुए भोपाल के? नवाब हमीदुल्ला खान। तो आज हम इतना ही पढ़ते हैं दोस्तों। कल से हम स्टार्ट करेंगे बेगम्स रूल इन भोपाल। देन हम होलकर और सिंधिया डायनेस्टी पढ़ के स्टार्ट कर देंगे मॉडर्न एज इन मध्य प्रदेश। थैंक यू।